ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only Doctor. आओ डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब कह रहे पानी पी लो पहले. माइक देना. The only one and only Dr. D.K. Gupta, Felix Hospital. Yo yo, yo 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 yo. तबीयत ठीक है? हाँ बेटर है सर. आप बैठ जाओ. नहीं ठीक है सर, इट्स ओके सर. पक्का? फिट हो? ओके, आप बताओ और आप शेयर करो कि आपका सेल्स प्रोसेस कैसे चलता है अस्पताल में. अस्पताल में क्या होता है, अस्पताल में चलता है नहीं चलता, और शुरू से आखिरी तक. ये लोग अभी ब्रांड न्यू हैं और आप CRM, CRR, सेल्स कोऑर्डिनेटर सब कुछ. और आप लोग जरा नोट्स लिखना शुरू करो. आप लोग नोट्स लिखना शुरू करो. डॉक्टर साहब एनसाइक्लोपीडिया हैं, सिस्टम के एनसाइक्लोपीडिया हैं, और आप नोट्स लिखना शुरू करो. क्यों मैं बोल रहा हूं? यहां से सीखो. ये हॉस्पिटल चलाते हैं. हॉस्पिटल मतलब पेशेंट आके पेशेंट जाता है, और पेशेंट आके पेशेंट जाता है, उसमें ऑटो पायलट तो छोड़ ही दो. सेल्स का सिस्टम जो इन्होंने लगाया है वो बहुत कम मेरे किसी स्टूडेंट ने लगाया होगा जैसे इन्होंने लगाया. और भी लोगों ने लगाया, बट इन्होंने पकड़ के उसको छाप दिया है नेक्स्ट लेवल वाला. तो आपको सिस्टम लाइव देखना है ना अगर, तो वो अभी पूछ लो इनसे या बात कर लो. ही विल एक्सप्लेन द साइंस डिट्टो, मतलब डिट्टो. डॉक्टर साहब. थैंक यू सर, थैंक यू. तो कितने लोग अपनी सेल्स को ग्रो करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू रेज योर हैंड्स? और कितने लोग नहीं करना चाहते हैं? थैंक यू सो मच. आप लोग बिल्कुल सही जगह पे हैं. मैं डॉक्टर D.K. गुप्ता हूँ, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा. तो जैसा सर ने मुझे आज बुलाया है, तो मैं आप लोगों को आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग कि सेल्स सिस्टम लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं. तो नेक्स्ट 2 आवर्स में, 1 आवर में मैक्सिमम मुझे लगता है कि यू विल बी नोइंग अबाउट द कि सेल्स क्या है, सेल्स एक प्रोसेस है, क्या बेनिफिट्स हैं सिस्टम लगाने के, कौन से सिस्टम लगाने चाहिए, क्या हर सिस्टम के साथ प्रोसेस में सेल्स में कौन कौन से स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स में क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से स्टेप्स पे कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या टूल्स लगा सकते हैं, सो दैट ओवरऑल आप लोगों का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ जाए. हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़नी चाहिए, इससे प्रॉफिट बढ़ जाए. तो ये डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा मैं अपना ब्रीफ बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, तो सुनना चाहेंगे आप लोग? शायद पता होगा ज़्यादातर लोगों को मेरे बारे में. तो मैं सेल्फ मेड फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ. मैंने खुद अस्पताल जीरो से स्टार्ट किया था. मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं 9-10 साल का था. तो मैंने स्कूलिंग नोएडा में करी, गवर्नमेंट स्कूल से करी है. और स्कूलिंग के टाइम पे पैसे नहीं होते थे, तो हम लोग अपना पार्ट टाइम जॉब करता था मैं, चाहे वो पॉपकॉर्न बेचना हो या अंडे बेचने हो, पार्किंग में काम करना हो, फैक्ट्री में काम करना हो, 3 व्हीलर चलाने हो, ऑटो चलाने हो, सब कुछ करा मैंने. तो अंडे, सॉरी, पॉपकॉर्न, इंडिया गेट पे पॉपकॉर्न बेचते थे सुबह से शाम तक. तो ताकि स्कूल की, कॉलेज की फीस निकल आए, और फिर उसके बाद रात को डॉक्टरी की पढ़ाई करते थे. तो मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, उनका बेटा यहाँ पे है सर, मैंने इनको भेजा है. हाँ, तो इनके जो सर थे, इनके फादर वो मुझे पढ़ाते थे. तो बहुत सारे स्कूल नोएडा में हैं, कैम्ब्रिज है, DPS है, समरविल, बड़े बड़े स्कूल्स में मैं एडमिशन के लिए गया. उन्होंने सबने भगा दिया मुझे कि भैया कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो, आपको कॉप नहीं कर पाओगे यहाँ पे. फिर फाइनली मैं एक गवर्नमेंट स्कूल, इनके जिसमें इनके फादर थे टीचर, ही इज़ वन ऑफ द वंडरफुल टीचर आई हैव एवर मेट. तो उनकी शरण में गए हम लोग, पढ़ाई की मैंने वहाँ से. और आज वो DPS और समरविल APG वाले बाहर इंटरव्यू दे रहे बैठे होते मेरे पास, बिल्कुल आए. तो उस समय अगर टाइम अलग था, अब टाइम अलग है. तो वहाँ से करके बहुत सारे स्ट्रगल किए, स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट किया. कॉलेज किया, कॉलेज में भी सीट बेच दी मेरी गवर्नमेंट किसी घोटाले में. तो लड़ना पड़ा, चीफ मिनिस्टर से लड़ाई करी, चीफ सेक्रेटरी से मिले, सीट क्रिएट कर पाए. बहुत छोटे में बता रहा हूँ बिकॉज इट्स लॉन्ग प्रोसेस. और सीट क्रिएट कराने के बाद एडमिशन लिया. तो वैल्यू बहुत थी बिकॉज वो बहुत मेहनत से मिली थी. हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर के पास जाना, वो भी 15-16 साल की उम्र में, वहाँ परसू करना. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर जगह मैं सेल कर रहा था, आप समझ रहे हैं.
एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं होते थे किराए के लिए, मेरी मदर किराए के पैसे खर्चे के लिए मुझे देने के लिए जो लखनऊ में मेरी सीट बेच दी थी, तो मुझे लखनऊ और कानपुर जाना पड़ता था। कानपुर यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था CPMT, और लखनऊ ने मिनिस्ट्री वहाँ बैठती है, वहीं पे चीफ मिनिस्टर बैठता है, वहीं पे हाई कोर्ट है, तो सब कुछ लखनऊ कानपुर के बीच में। तो उतने पैसे नहीं होते थे, वो मम्मी किसी से उधार लेके ब्याज पे मुझे देती थी, तो मैं परसू करता था। तो हर जगह, चाहे वो चिपरासी हो, मतलब पियोन एक फाइल मूव करता है, और चीफ मिनिस्टर हो, आप समझ बीच में कितने लोग आते हैं। पियोन के बाद सेक्शन ऑफिसर आता है, डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एजुकेशन, मतलब इतने सारे लोग आते हैं। फिर बाद में चीफ मिनिस्टर। तो सब जगह सब लोगों से मैं मिल रहा था, सबको टच मूव इंस्पायर करना, उनको इनरोल करना, उनको रजिस्टर करना, अपनी बात को उनसे मनवाना, विदाउट कोई पैसे देके, विदाउट कोई उनको। नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है, हम लोग बिजनेस सेल कर रहे होते हैं, इन बेनिफिट एक्सचेंज कर रहे होते हैं, बट उसमें तो बेनिफिट भी उनको एक्सचेंज नहीं कर रहा था। तो टच मूव इंस्पायर करके, इनरोल करके, रजिस्टर करना, जैसे हम लोग लैंडमार्क में पढ़ते हैं, तो हर जगह सेल कर रहा था, हर जगह लोगों को बता रहा था मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे ऐसा चाहिए। तो हर जगह लाइफ में हम लोग हर जगह सेल कर रहे होते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे एम्प्लॉई हो, चाहे एम्प्लॉयर हो, चाहे हम जॉब लेने जा रहे हो या जॉब दे रहे हो, तो भी आप सेल कर रहे होते हो। जो आप लेने आ रहा होता है वो अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल सेट और नॉलेज सेट शेयर कर रहा होता है, वो सेल कर रहा होता है। आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल सेल कर रहे होते हैं, या उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला वो सेल कर रहे हो। जो जीतता है, जो नेगोशिएट करता है, उसका फ़ायदा होता है। तो एक्चुअली हम लोग हर जगह सेल कर रहे होते हैं, और सेल एक किसी भी बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मानते हैं सब लोग। तो किसी भी बिजनेस फंक्शन में मार्केटिंग है, सेल्स है, PR है, कम्युनिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, इसके अलावा ऑपरेशंस हैं, जैसे सर ने BMPM कराएं, या HR है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, R&D है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इनमें सब फंक्शंस होते हैं, सब फंक्शंस में प्रोसेस होती हैं, जैसे सर ने बताया, उन प्रोसेस को हम ट्रैक करना, कंट्रोल करना, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको सिस्टम में लगाना। इन सब में अगर एक फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है तो कौन सा, कोई बताना चाहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्राइव कर रहा होता है बिजनेस को, सेल्स। तो सेल्स मुझे लगता है सबसे, और शायद मैंने वहीं से जो बड़ा हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो सेल्स एक बिजनेस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और मेरी अपनी पर्सनालिटी में भी सेल्स एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिससे मैं लोगों को सेल कर पा रहा हूँ। चाहे कोविड रहा हो, कोविड में इतने सारे हॉस्पिटल्स रहे हैं, बट हमारी ब्रांड वैल्यू जो 0 से 100 टाइम्स बढ़ गई है बिकॉज ऑफ सेल्स फंक्शन, कि मैंने PR अच्छा था, मेरा ब्रांडिंग अच्छा। अभी भी मेरा सर 11 बजे इंटरव्यू मैंने मना कर दिया है, जी न्यूज़ पे था भी इस पर। तो हम लोग हर मीडिया चैनल्स पे रहे हैं, PR में रहे हैं, चाहे फिलिक्स हॉस्पिटल रहा हूँ, मैं रहा हूँ, तो वो भी एक सेल थी कि आप बाकी लोगों से अच्छे हैं। he has been featured on every channel in this country, every news channel in this country. आप जाओ डॉक्टर DK गुप्ता फिलिक्स हॉस्पिटल जाओ और TV न्यूज़ कवरेज देखो, इतना बड़ा पोथा खुल के आता है। सो डॉक्टर साहब, सर, सो बिफोर BMP आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं? पहले ये एक बार शॉर्ट में बता दो, और फिर उसके बाद सेल्स में आपने क्या इंप्लीमेंट किया, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी जर्नी आपका ना। इसने डॉक्टर साहब ने ना अच्छे से पकड़ के छापा है। सो वहाँ अगर आप शेयर करोगे ना तो वहाँ बहुत वैल्यूबल रहेगा सबके लिए, बिकॉज दे विल बी एबल टू सी हाउ दिस वर्क्स। बिल्कुल। तो अगर हम BMP से पहले की बात करें तो मैंने बताया कि मैं जब MBBS करके आया, MD करा मैंने, तो उसके बाद गवर्नमेंट जॉब करी मैंने। गवर्नमेंट जॉब के बाद फिर प्लान किया कि अपना नर्सिंग होम खोलते हैं, तो एक नर्सिंग होम खोला, लोन लेके 15 लाख रुपए लेके, किराए पे लेके। वो सडनली नोएडा में एक ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का, शायद आप लोगों को पता होगा, कि जितने भी रेजिडेंशियल बैंक्स और वो नर्सिंग होम्स उनको बंद करा जाएगा। तो हमें शट डाउन करना पड़ा विदिन 2 मंथ्स ऑफ ओपनिंग लोन लेके। उसके बाद ऐसा हुआ कि बिकॉज मैं हाई कोर्ट वगैरह में पहले जा चुका था अपने केस के लिए, तो मुझे हाई कोर्ट और नॉलेज थी, तो मैं अकेले सुप्रीम कोर्ट चला गया नोएडा अथॉरिटी के अगेंस्ट। सारे डॉक्टर्स अलग पॉइंट्स पे गए, मैं अलग गया, सब हार गए, मैं जीत के आया। फाइनली मेरी वाइफ के नाम से ऑर्डर आया कि नोएडा अथॉरिटी में इन्होंने बिकॉज कॉम्प्लाइंस माने कोर्ट के, और उन्होंने बंद किया, तो जैसे इनके लिए लैंड अलॉटमेंट होना चाहिए। उस समय एक भी पैसा नहीं था जेब में, कुछ नहीं था, तो हमने लैंड अलॉटमेंट की स्कीम आई, भरी। मैंने अपना घर बेच दिया जिसमें मैं रहता था, मदर जिसमें पैदा हुआ था, वो घर, वो एक ज़मीन जो भी थी, बिकॉज अलॉटमेंट के लिए पैसे नहीं थे, मनी नहीं थी। वो सारा मम्मी को कन्विंस करना कि भाई ठीक है, टाइम है, करते हैं। जो हमने अपनी छोटे मोटे फ्लैट बनाए थे नोएडा में, 1-2 वो बेच दिए, सब लगा दिया उसमें। फ्रेंड्स और रिलेटिव से लोन लिया उसको फॉर्म भरने के लिए। अलॉटमेंट हो गया, फिर पैसे नहीं थे, कि नॉर्मली होता ना कि प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद तैयार करना, DPR बनाना, CMA बनाना, CA के साथ मिलकर वो करा।
बैंक के साथ मिला, नेगोशिएट किया, परसू किया, तो हर जगह सेल कर रहा था जी। 1 रुपया जेब में नहीं था। -15 लाख का लोन था, 5 लाख की सीसी थी, 10 लाख का टर्म लोन था। सारे एमडी से मिलना, जीएम से मिलना, एफजीएम से मिलना, उनको अपना जो प्रोजेक्ट है वो दिखाना, उनको बताना उनके लिए क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इसमें। सो दैट फिर मैंने 3 लोगों से सैंक्शन लिए, नेगोशिएट किया, अपना बैलूनिंग कराई, इंटरेस्ट फंड कराया, लॉन्ग टर्म लोन लिया, 9 साल 7 साल की जगह 12-15 साल का लिया, जिससे प्रोजेक्ट वायबल हो। प्रोजेक्ट बनाया तो उसके बाद 2 साल के टाइम मिला, 2 साल की जगह मैंने 1 साल में प्रोजेक्ट बना के चालू भी कर दिया। डीसीसीओ जिसको बोलते हैं वो लोग बैंक वाले, कि ऑपरेशंस तो 1 साल पहले चालू कर दिए। तो हॉस्पिटल, और जो ब्रेक इवन था वो हम लोगों ने चालू करने के 2 साल के अंदर, डिस्पाइट इट वाज 90% फंडेड हॉस्पिटल। 75% बैंक ने फंडिंग करी थी, 15 से 20% फ्रेंड्स और रिलेटिव का था, 5-10% जो मैंने बेचा था सब कुछ, जो अपना प्रॉपर्टी और जो लोन, जो पर्सनल लोन भी लिए थे डॉक्टर के नाम पे, वो हमारा था। डिस्पाइट बीइंग, उस समय जब हमने चालू किया अस्पताल तो 2015 में चालू किया, 2016 तक ठीक था। 2016 में बिकॉज प्लानिंग नहीं अच्छी थी, पता नहीं था कि कैसे प्रोजेक्ट ओवर कोस्टिंग हो जाती है। जैसे आर्किटेक्ट बताते हैं कि 15 करोड़ लगेंगे, लगते हैं वो 30 करोड़ एक्चुअली। तो जो आपका पैसा होता है फाइनली, जो वर्किंग कैपिटल होती है वो ख़त्म हो जाती है, होती नहीं आपके पास। तो वर्किंग कैपिटल नहीं थी, सडनली क्राइसिस में आ गए। उस टाइम मैंने सर के पास ज्वाइन किया, उस समय मैंने बीएमपी ज्वाइन किया। तब मुझे, जैसे आज मुझसे आप फाइनेंस के बारे में, बिजनेस के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, R&D, HR, कुछ भी पूछ लो, सब पता है। उस समय बिकॉज मैं एक डॉक्टर था, पीडियाट्रिशियन था, गवर्नमेंट जॉब से निकल के आया था, उस टाइम रिजाइन करके मैंने अपना फुल टाइम बिजनेस ज्वाइन किया था, तो मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम कि क्या क्या होता है। तो फिर फाइनली तो मैंने जो अब पैशन था, एक ज़रूर है कि आपको अगर आगे ग्रो करना है तो पैशन तो होना चाहिए। अगर पैशन नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते। सेल्स के प्रति अगर आपका पैशन, किसी भी फंक्शन में, चाहे सेल्स हो, ऑपरेशन हो, बिजनेस हो, तो पैशन था। तो मेरा मन था कि किसी व्यक्ति से मिलूं जो मुझे ट्रेन कर दे कि बिजनेस के कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करते हैं। मुझे तो ऑपरेशंस का मतलब पता ही नहीं था, ऑपरेशंस क्या होता है। मुझे ऑपरेशन का मतलब समझता था जो हम लोग डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं वो ऑपरेशन समझता था। फैक्ट बता रहा हूँ। तो बहुत बार पहले आते थे एम्प्लॉय का, जब मैं इंटरव्यू लेता कि मैं ऑपरेशंस में हूँ। मैं कहा ये कैसे ऑपरेशंस में, ऑपरेशन तो हम ही लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकता है। तो सर ने ऑपरेशन सिखाए, सर ने बताया कि डिपार्टमेंट कैसे होते हैं, सब डिपार्टमेंट कैसे होते हैं, प्रोसेस कैसे होती हैं, स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल मैनर में प्रोसेस को कैसे ट्रैक करना है, फिर उसमें कैसे कंट्रोल करना, कैसे MIS निकालनी, कैसे लोगों के KRAs बनाने, कैसे KPI से लिंक करना, कैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना। सो दैट, हाँ, 1 मिनट। तो आप पहले 1 मिनट सिर्फ ये समझा दो कि उस समय आपका क्या सिचुएशन था, आज क्या सिचुएशन है, जस्ट दैट एंड दिस। और फिर आप एक बार ये समझाओ और बताओ कि आपने ये जो किया उसमें सेल्स का क्या रोल था। ऑटो पायलट का तो रोल होगा ही होगा, सेल्स का क्या रोल था, और सेल्स में आज आपकी मशीन कैसे चल रही है, बिकॉज उसमें ना बहुत 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 डेप्थ और उसमें टाइम लगेगा। मैं इसलिए आई एम सॉरी, मैं आपको ना बीच बीच में से, तो मैं नंबर्स में बताता हूँ। तो जब मेरा फर्स्ट ईयर था तो हम लोगों ने 3.5 CR करा था 2016 में, जो आज से 7 साल पहले। तो रेवेन्यू था 3.5 CR। इस साल हमने 125 करोड़ करा है। हमने 5 साल में रेवेन्यू 100 टाइम्स ग्रो कर दिया था। और ये हॉस्पिटल्स में है। हॉस्पिटल्स में हमारा CAGR अराउंड, एवरेज CAGR 64% है, इंडस्ट्री का 17% है। मतलब हम लोग 4 गुना इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। 64% क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट इज 64%। इंडस्ट्री का सर 17% है, एवरेज इंडस्ट्री 17%, 17। और हमारा जो बेटा है अराउंड 30% के आसपास है, 26 to 30 के आसपास रहता है। इंडस्ट्री में जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो 12, 14, 15% कर रहे होते हैं। कुछ अच्छे हॉस्पिटल जैसे मैक्स, फोर्टिस, अपोलो, तो 14%, 16% आ रहा। कुछ लोग 25 भी, जैसे मैक्स आके दैट इज डूइंग गुड, 25-26% है। तो मतलब 25 से ऊपर बहुत नंबर्स, इस 5 हॉस्पिटल होंगे इंडिया में जो 25 से ऊपर बेटा कर रहे होंगे। अगर बात करें एवरेज रेवेन्यू पर बेड पर एनम, सिर्फ 5-7 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ऊपर कर रहे हैं पर एनम। हम लोग हैं जो 90 लाख पर एनम पर बेड रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पर स्क्वायर फीट एबिटा निकालते हैं हम लोग। हमारा साइज छोटा था बिकॉज हमने स्मॉल साइज से स्टार्ट किया था। तो पर स्क्वायर फीट एबिटा निकालोगे तो दैट विल बी हाईएस्ट इन वर्ल्ड। इंडिया में भी नहीं, हमारा जो आज का हॉस्पिटल है कि हमने जो 75,000 स्क्वायर फीट एरिया में 200 बेड बनाए हुए हैं, इतने अच्छे से कॉस्ट ऑप्टिमाइज करिए, इतने से आर्किटेक्चर प्लानिंग करिए कि अगर पर स्क्वायर फीट एबिटा निकालते हैं दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन वर्ल्ड। इंडिया में तो होगा ही होगा, तो हमारे आसपास में कोई है नहीं। अब 2016 में
एक क्राइसिस थी, कैश फ्लो क्राइसिस थी, रेवेन्यू क्राइसिस थी, बिकॉज ऑफ बहुत सारे चैलेंजेस थे। उस समय भी सेल कर रहा था। हमारा अस्पताल NABH है, NABL है, इंडिया का पहला अस्पताल है जिसने 9 महीने के अंदर NABH लिया है। लोगों को एवरेज टाइम 3 साल से 5 साल लगते हैं। NABL हमने 1 साल के अंदर लिया है। सारे जिप्सा, गवर्नमेंट, प्राइवेट, TP जितने इम्प्लीमेंट विद इन 1 ईयर करे, लोगों को 5 साल लग जाते हैं। NAVL वगैरह किसी को समझ में नहीं आता, मेरे को तो ये आता होगा सर, एक्रेडिटेशंस हैं, फिर ठीक है। चाहिए होते हैं सबको, सर्टिफिकेशन हैं, इससे रेट्स अच्छे मिलते हैं, इंश्योरेंस मिल जाता है आपको, और ब्रांड इमेज क्वालिटी मतलब सर्टिफिकेशन मिल जाता है। यहाँ भी सेल ही कर रहा था, सबकी पॉलिसी चेंज करा दी। वो लोग कहते हैं ना 1 साल से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज मुझे तो सर्वाइव करना था। तो हमने 6 महीने के अंदर अप्लाई किया, 9 महीने के अंदर वो करवाया, उसका विजिट कराया, और 12 महीने के अंदर अप्रूवल ले लिया विद सो मैनी डेविएशंस करवा के। यहाँ हर स्टेप पे सेल हो रही थी। उसके करंटली बात करेंगे आज की बात, तो हम लोगों ने 125 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया है। 100 बेड, 50 बेड से स्टार्ट किया था 2017 में, अभी 200 बेड हैं, 4 गुने बेड हो गए हैं। अगले 2 साल में वी आर गोइंग टू हैव 1000 बेड्स इन नोएडा ओनली। 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं, एक 250 बेड का है, एक 400 बेड का है। ऑलरेडी 200 बेड हैं, तो 850 बेड तो ये हो जाएंगे, 850 900 बेड। प्लस हम लोग अगले 2 साल में एक और कोई एसेट लाइट मॉडल पे एक्विजिशन करना स्टार्ट करना है। तो आपने शुरू किया था 3.5 करोड़ से, अभी 125 पे हो। 125 करोड़ में इस साल की जो बैलेंस शीट और है। अगले 2 साल बाद कितने पे चले जाओगे? ये 200 बेड के साथ 125 पे हो। 200 बेड के साथ 150, 200 भी नहीं सर, एक्चुअली 150 ही बेड हैं ऑपरेशनल बेड। 40-50 बेड ऐसे होते हैं जो नॉन रेवेन्यू बेड्स होते हैं, जिन पे आप मरीज भर्ती नहीं करते, जैसे इमरजेंसी बेड है, डायलिसिस डे केयर बेड्स हैं, या प्री लेबर रूम है, प्री ऑप OT से पहले के बेड्स होते हैं, पोस्ट ऑप बेड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बेड्स होते हैं जो, तो एक्चुअली जो है 150 बेड पे हम लोग 125 कर रहे हैं, रफली मतलब 80 लाख 85 लाख पर बेड। 150 बेड में आप 180 कर रहे हो जी। और मैंने इन्होंने एक बार शेयरिंग में ना निकाल के दिखाया था कि क्या हो रहा है। कहता है हमारा जितना स्टाफ के कमरे थे ना, जहाँ ये बैठती है, जहाँ CRM बैठती है, PC बैठती है, वहाँ पर हमने उनको बाहर निकाल के बेड्स लगा दिए हैं। मैंने कहा ये लोग कहाँ बैठते हैं? तो उन्होंने बोला मैं लिखाता हूँ। वो ले जाते हैं स्टेयरकेस, जीने में बैठे हुए थे सब। जीने में ऐसे जीना जाता है, फिर ऐसे मुड़ता है, फिर नीचे जाता है। तो ये जो जगह थी, वहाँ पर टेबल कुर्सियाँ लगा के पूरा MDO चल रहा है। तो स्टाफ को इतनी भी जगह नहीं थी। अभी भी हमारे पास जगह नहीं है, तो मैंने अपना कॉर्पोरेट ऑफिस, मतलब जितना नॉन मेडिकल स्टाफ है सारा मेरे साथ बाहर कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठता है। लगभग 100 लोग जो हमने पहले अस्पताल के अंदर बैठते थे, वहाँ बेड कम पड़ रहे थे, तो बेड बढ़ाने के लिए तो हमने क्या किया, सारे स्टाफ को 100 के आसपास, जिसमें मार्केटिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, अकाउंट्स, ऐसे सारे जो नॉन मेडिकल स्टाफ है जिसकी वहाँ ज़रूरत नहीं है, उसको सबको हॉस्पिटल से बाहर निकाल के 2 किलोमीटर दूर हमने कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया, जिसमें मैं बैठता हूँ, जहाँ मैं देखता हूँ, तो बाहर शिफ्ट कर दिया। क्योंकि मेरा एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड इज अराउंड 30,000। हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, ARPOB बोलते हैं इसको, वो 30,000 है। तो अगर मैं अपने ऑफिस में भी बेड लगाऊंगा तो मुझे लगता है 4 बेड लग जाएंगे, तो मुझे लगता है डेली का 1 लाख का लॉस है। तो नहीं, वो तो सिंपल सी बात है इसमें। तो हम लोगों ने उसके बाद ये नंबर्स तो मैंने बता दिए। एबिटा इतना है मेरा। ऑक्यूपेंसी मेरी क्रॉस द ईयर 70-80% रहती है, इससे कम नहीं होती, बल्कि ज़्यादा ही होती, कभी कभी 100+ हो जाती है। जब वो सर जो बता रहे हैं कहानी, जब वो 100+ ऑक्यूपेंसी थी, तब वो होता है कि आपको एक्स्ट्रा बेड्स लगाने पड़ते हैं। जैसे इस समय वायरल फीवर आ गया है, तो इसमें पेशेंट बढ़ जाते हैं सितंबर-अक्टूबर में, उस समय। उसके अलावा गूगल रिव्यू देखेंगे, वन ऑफ बेस्ट इन द इंडस्ट्री। हमारा अगर सर्च करेंगे 4.7+ होंगे, और 14-15 हज़ार का सैंपल साइज होगा। मतलब मेदांता फोर्टिस मैक्स से हमारे अच्छे गूगल रिव्यू हैं, इंडिया में वन ऑफ द टॉप गूगल रिव्यू रेटिंग्स में आते हैं हम लोग। रोस जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो बहुत अच्छा है, फोर्टिस मैक्स से बेहतर है। तो हम लोग अभी तो नहीं, बट हमें भी फ्यूचर में 2-3 साल में हम IPO वगैरह के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि बिकॉज हमने POC कर दिया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर दिया है। इस मॉडल को हम रेप्लिकेट करेंगे, पहले दिल्ली NCR में, फिर बाहर जाएंगे Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में। तो ये तो विजन है। देखिए अभी आप 1000 बेड पे चले जाओगे, 1000 बेड पे चले जाओगे तो रेवेन्यू कितना होगा? रेवेन्यू सर लगा लीजिए उसी हिसाब से, अगर 1 करोड़ पर बेड, आइडली 1 करोड़ पर बेड होना चाहिए, पर एनम 1000 करोड़ होना चाहिए, लेकिन इट विल टेक 2 और 3 ईयर्स। 3 साल में आप 3.5 करोड़ से 1000 करोड़ पहुंच जाओगे। 3 साल में 125 करोड़ से रफली 500-700 करोड़ पहुंच जाएंगे, अगले 5 साल में 1000 करोड़ प्लस जाएंगे। क्या बात, वेरी नाइस। क्योंकि और ये आपने, ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट ऑन है?
प्रोजेक्ट आने का बेसमेंट चल रहा है इस समय। अभी तो बड़ा क्राइसिस हो गया, बारिश का बाढ़ का पानी घुस गया था, तो हम लोगों ने डी वाटरिंग करके पंपिंग करा। 1 करोड़ लीटर पानी भर गया था बेसमेंट में, तो उसकी पंपिंग करा के। तो टचवुड हमारे हॉस्पिटल में मीडिया के सारे टॉप जितने एंकर्स हैं, जितनी पर्सनालिटीज हैं, जितने CEO सब वहीं भर्ती होने आते हैं, इलाज कराने आते हैं। सारे नोएडा के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सब टचवुड सब वहीं आते हैं, पॉलिटिशियन सारे वहीं आते हैं, समाज से भी वहीं आते हैं। बिकॉज पर्सनलाइज केयर है या ब्रांड वैल्यू है, मेरे 1 to 1 अच्छे रिलेशन हैं सबसे, तो वहाँ पे और जो नया बिल्डिंग बन रही है वो एडजेसेंट टू हॉस्पिटल है, तो इसमें ज़्यादा ब्रेक इवन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक 75 में बना रहे हैं, वो भी लोकेशन बहुत अच्छी है, 7X सेक्टर अच्छा, है। अब आप ये बता दो सर, सेल्स कैसे करते हो, सेल्स का आपका क्या प्रोसेस है? सो जैसे मैंने बोला ये इंसाइक्लोपीडिया टाइप आदमी है तो ये आपको किसी भी बात पे कंटिन्यूसली 1-2 घंटे समझा सकता है, तो इसीलिए इसको रोक करना पड़ता है बीच बीच में। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, सर ने रात को फ़ोन कर दिया, मैं आया हूँ। कल रात को मैं 10 बजे फ़ोन किया इनको, 9:30-10 बजे। मैंने कहा भाई आजा कल, बस कोई गूगल शीट पड़ी होंगी तो उठा ला। सुबह फ़ोन किया उन्होंने बोला कि सर गूगल शीट तो अभी वो इधर उधर होंगी, मेरे को इकट्ठी करनी पड़ेंगी। मैंने कहा तुम ही आ जाओ, और सुबह तबीयत ठीक नहीं थी इनकी। मैंने कहा एनीवे आ जाओ, लाइव वर्कशॉप है तो सबको एक बार दिख जाएगा कि हाउ डज दिस सिस्टम वर्क, राइट? तो सेल्स सब, जैसे आप सबने बोला, हम सब मानते हैं कि सेल्स एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बिजनेस का। सेल्स है, और सेल के साथ मार्केटिंग है, PR है, ब्रांडिंग है, कम्युनिकेशन, वो हेल्प करते हैं। तो सेल्स का जो काम है बेसिकली लीड को कन्वर्जन है। मार्केटिंग से, ब्रांडिंग से, PR से आपकी पोजीशनिंग वगैरह होती है और लीड जनरेट होती है, और लीड को जब कन्वर्ट करते हैं दैट इज सेल्स। तो एक बार लीड आ गई, या प्रोस्पेक्ट्स पे आप कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ टूल्स लगाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी लगाते हैं, कुछ सिस्टम लगाते हैं, वहाँ से लीड जनरेट होती है। उन प्रोस्पेक्ट्स से जो लीड जनरेट्स होती हैं उन पे काम होता है, उनको हम फॉलो करते हैं, नर्चर करते हैं, उससे सेल्स होती है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर सेल्स में हम लोगों ने क्या किया है, हर इंडस्ट्री में जो सेल्स होती हैं वो भी 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक ऑफलाइन सेल होगी, एक ऑनलाइन सेल होगी। ऑफलाइन के सबके अलग अलग सब वर्टिकल्स होंगे, जैसे हमारे केस में होता है। सर सेल्स का योगदान है, हम लोग कोई बहुत हाई एंड हॉस्पिटल तो है नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं था कि हम मेदांता फोर्टिस थे, मतलब हमारा हॉस्पिटल हमारा फिलिक्स के नाम से जाना जाता है, मतलब, और डॉक्टर DK गुप्ता के नाम से जाना जाता है। BR, मतलब हम लोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, फिलिक्स और मैं। बाकी कोई बहुत हमने हाई एंड कोई इन्वेस्टर नहीं लिया, किसी की ब्रांड वैल्यू नहीं ली है। और हमारे यहाँ हम लोग स्टार डॉक्टर्स बनाते हैं, जो हमारे यहाँ 2 साल रह जाता है तो वो स्टार डॉक्टर बन जाता है डॉक्टर। तो डॉक्टर अच्छे हायर करते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से हायर करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम फोर्टिस और मैक्स की तरह उठा के एक दूसरे के वो वाला कल्चर वो नहीं है। तो सेल्स, मैंने बताया ना, सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स ही है जो किसी को ड्राइव कर रही होती है बिजनेस को। आप सब कुछ आउटसोर्स कर सकते हो, और आजकल तो कंपनियाँ ही आजकल बन गई, सेल्स एंड मार्केटिंग की फुल कंपनियाँ ही वही हैं। बाकी सब कुछ आउटसोर्स कर दिया आपने, पूरा हॉस्पिटल आउटसोर्स कर सकते हो, पूरे ऑपरेशंस आउटसोर्स कर सकते हो, HR आउटसोर्स कर सकते हो, अकाउंट फाइनेंस आउटसोर्स कर सकते हो। बट अगर सेल्स आपने आउटसोर्स नहीं करी हो, सेल्स में आप एक्सपर्ट हैं, या सेल्स को आपने ऑटोमेट कर दिया है, जैसे सर बताएंगे या पढ़ाएंगे आप लोगों को, अगर जैसे हमने BMP में ऑपरेशंस ऑटोमेशन सीखा है, ऐसे ही अगर आपने सेल्स ऑटोमेट कर दिया या मार्केटिंग ऑटोमेशन कर दिया। ऑटोमेशन मतलब कि जितना आपकी ग्रोथ है, जो आपने प्लान्ड बजट रेवेन्यू करा है, अपना रेवेन्यू बजट बनाया है कि मुझे इतने X करना है, इतने करोड़ करने हैं साल के, उसके हिसाब से कितनी लीड्स चाहिए, कितनी आपकी लीड्स में कन्वर्जन रेशियो के हिसाब से वो नंबर्स निकाल लिया आपने। एवरेज रेवेन्यू पर टिकट, मतलब पर सेल क्या है, उसके हिसाब से वो सारा कन्वर्जन निकाल के आपने उसको ऑटोमेशन में कर दिया, मतलब टीम रख ली, सिस्टम लगा दिए, प्रोसेस लगा दिए, और बजट दे दिया, लोकेशन कर दिया। अगर वो ऑटोमेशन में है तो आप फ्री हो गए हैं, तो देन यू कैन, आप मर्जर पे, एक्विजिशन पे, ग्रोथ पे, स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं। तो सेल्स आपके लिए ऑटोमेशन में फ्री हो जाएंगे। उसके लिए क्या होगा, पहले खुद घुसना पड़ेगा, जैसे मैंने घुसा हुआ हूँ, अभी भी घुसा हुआ हूँ, अभी ऑटोमेट कर ही रहा हूँ सेल्स को, और उसके ऑटोमेशन के बाद आप फिर बाहर निकल जाइए, फिर आप ग्रोथ पे काम करिए। तो सेल्स में हमारे यहाँ, जैसे मैंने बताया कि 2 तरह की सेल्स होती है, एक ऑफलाइन होती है, एक ऑनलाइन सेल्स होती है। ऑफलाइन में भी 2 होते हैं। ऑफलाइन में जैसे एक तो रेफरल सेल्स होती है, जिसमें हम लोग, या ट्रेड बोलते हैं, जिसमें हम B2B टाइप करते हैं, डॉक्टर टाइप करते हैं, या नर्सिंग होम से टाइप करते हैं, या कॉर्पोरेट से टाइप करते हैं, तो उसको हम B2B सेल्स बोलते हैं। वो पेशेंट्स भेजते हैं कॉर्पोरेट में, प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप्स, एनुअल हेल्थ चेकअप। तो सेल्स में एक मैंने बताया कि ऑफलाइन सेल्स है, B2B और B2C। B2B सेल्स में जितने भी आपके
कॉर्पोरेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग होम्स, आपके भी ऐसे ही होगा। आप कोरिलेट कर सकते हैं कि B2B सेल्स में कौन कौन से आपके टाइप्स हो सकते हैं। तो उनके लिए तो आप ऑफलाइन सेल्स होगी, उसके लिए आपको इनसाइड सेल्स टीम चाहिए होगी और फील्ड की टीम तो चाहिए होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग सब लिखते जाओ कि इनका स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है वर्बैटिम। वो स्ट्रक्चर लेके बाद में आप अपने सिस्टम में अडेप्ट कर लेना। बट पहले अभी ये लिख लो कि ये इन्होंने अपना सिस्टम कैसे चला रखा है, बस। हाँ जी। तो उसकी प्रोसेस बनानी होती है। उसकी प्रोसेस कैसे बनेगी कि लीड आएगी, जब कोई ऑफलाइन लीड आएगी तो ऑफलाइन सेल्स के लिए तो आपको अब टीम जो कोऑर्डिनेटर है, सेल्स कोऑर्डिनेटर है, उस लीड्स पे कॉल करेगी, फॉलोअप करेगी, उसको एक CRM में डाल के या गूगल शीट में डाल के, लीड आई, उसका नाम, एज, सेक्स ले लिया आपने, उसका मोबाइल नंबर लिया, वेबसाइट ले ली, और जो इन्फ्लुएंसर है, जो डिसीजन मेकर है वहाँ पर, उसका नाम ले लिया। प्लान डेट, एक्चुअल डेट कॉल की, फर्स्ट कॉल की लिख ली, क्या रिजल्ट निकला और नेक्स्ट फॉलोअप डेट क्या कब मिलना है उससे, या कब कॉल करनी है। तो एक सिंपल सा CRM बन जाएगा। उसमें आप फॉलोअप करके उनसे प्रपोजल भेजोगे क्या? तो हर लीड का? हाँ वो सर लीड कैप्चरिंग हाँ होती है सर, ऑफलाइन की भी ऑनलाइन। ऑनलाइन तो सिंपल ही है, वो तो ऑटोमेशन में ही है। ऑफलाइन जो लीड्स आती हैं वो लीड्स जैसे ही कैप्चर होती हैं, कैप्चर होके कंसर्न जो सेल्स कोऑर्डिनेटर उसको डेलीगेट कर दी जाती हैं। कौन कैप्चर करता है सारी लीड? वो सिस्टम में ही आती हैं सर। नहीं, ऑफलाइन। ऑफलाइन कॉल सेंटर में आ गई, या किसी जो NBD कर रहा है उसको मिली है तो वो आके डाटा गूगल फॉर्म के थ्रू भर जाता है, या ऑनलाइन आई तो वो कॉल सेंटर से कंसर्न बंदे को फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। तो अब ये जो लीड्स आती है सारी की सारी, इसमें NBD से लीड आ रही है। लीड कहाँ कहाँ से आती है? तो NBD, अभी तो मैं NBD की बात कर रहा हूँ, तो CRR अलग है। CRR की लीड्स तो ऑलरेडी आपका होती हैं, उसमें तो आपको क्रॉस सेल करना है, अप सेल करना है, और साथ में जो करंट चल रहा है आपका बिजनेस उसको मेंटेन करना है। 3 ही उसके ऑब्जेक्टिव है तो CRR में बताओ क्या करते हो आप? क्रॉस सेल, अप सेल कैसे करते हो, क्या करते हो? अभी बताता हूँ सर। तो ये हॉस्पिटल चल रहा है पेशेंट के साथ। तो NBD में क्या है, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सब जो बोलते हो कि गवर्नमेंट में कैसे, इसमें कैसे, उसमें कैसे, ये साइंस वैसे वैसे, रिटेल में कैसे, उसमें कैसे, ये हॉस्पिटल चला रहे हैं। हॉस्पिटल में मैं अगर किसी को बोलूँगा कि भाई क्रॉस सेल कर, अप सेल कर, CRR लगा, NBD लगा, लीड कैप्चरिंग लगा, डेटा कैप्चरिंग लगा, ये प्रोसेस लगा और एक FMS लगा, तो क्या बोलेगा? बोलेगा हॉस्पिटल चला रहा हूँ सर। नहीं सोनी जी देख के आए, हमारे यहाँ पे लगा हुआ सिस्टम्स काफ़ी लगे हुए हैं। ही हैज़ विजिटेड आवर हॉस्पिटल और देखा सर ने से। तो वो प्रोसेस है पूरा NBD में कि प्रपोजल भेजना, ठीक है, फॉलोअप करना, नेगोशिएट करना, रिवीजन करना रेट्स, और फाइनल डील क्लोजर करना। तो ऑफलाइन सेल जिस तरह से होती है, किसी भी, चाहे वो डॉक्टर से टाइप करना हो, नर्सिंग होम से करना हो, कॉर्पोरेट से टाइप करना हो, डिजिटल एग्रीगेटर से टाइप करना हो, तो दिस इज प्रोसेस फॉर वो एक बार टाइप हो जाता है तो वो कंटिन्यूस वो CRR में चली जाती है लीड। तो CRR टीम उस पर फॉलोअप करती रहती है कि आपका मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, फॉलो करके उनको हम फुलफिल करते रहते हैं। तो ये तो हो गया NBD सिंपल। B2B सेल्स हो गए। B2C सेल्स क्या होती है? जैसे हमारे यहाँ B2C सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट पेशेंट्स आएंगे तो ज़्यादा अच्छा ब्रांड। तो जो कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं वो हम करते हैं उसमें, जैसे आसपास जो RW हैं या कॉर्पोरेट्स हैं जो आसपास, वहाँ जाके हेल्थ टॉक करना, हेल्थ कैंप्स करना, एक्टिविटीज़, मॉर्निंग इवनिंग एक्टिविटीज करना, वर्ल्ड हेल्थ डेज हैं उनको सेलिब्रेट करना, या जो भी फंक्शन, जो बहुत सारे जो एसोसिएशंस होती हैं उनके साथ मिलकर वहाँ पे एक्टिविटीज़ करना। तो दिस इज़ फॉर B2C। B2C और B2B में हम लोग लीड जनरेशन जरूर करते हैं। वहाँ पे हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं मैक्सिमम लोगों की। हेल्थ स्क्रीनिंग करने के बाद जो जो डाटा मिलता है हम उसको AI के टूल लगा रखे हैं, AI के टूल्स के थ्रू उनको सेग्रीगेट कर देते हैं डाटा को। डाटा सेग्रीगेट करने के बाद उसको कस्टमर को फिर हम लोग क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं, और क्रॉस सेल, अब सेल तो अपने आप हो जाती है। एजुकेट, जैसे मैं डायबिटिक हूँ, मेरा डाटा डायबिटिक का आ गया, तो डायबिटिक की एक अलग से कैटेगरी बनी हुई है। तो डायबिटिक कैटेगरी में वहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एजुकेशन देंगे कि डायबिटिक के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कौन सी दवाएं लेनी चाहिए, कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, HbA1c कब करना चाहिए, फास्टिंग क्या है, तो सारा एजुकेशन उसको देते रहते हैं। मतलब एक उसके सबकॉन्शियस लेवल पे ये लीड नर्चरिंग होती है। लीड नर्चरिंग। अब अगर मैं कोई हॉस्पिटल वाले को बोलूँ, बोलेगा सर मेरी कैपेसिटी लिमिटेड है, इतने ही बेड्स हैं और मेरे बेड्स 70-80% पे चल रहे हैं और 70-80% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं, वो मेरे को और क्या सेल्स, क्या 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 करूँ? यस यस। जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे पास डीलरशिप है, हमारा इतना ही एरिया, अब हम और क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते।
तो वो तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं कि हमारा डीलरशिप है, हमारा इतना एरिया है, अब इससे यार हम जा नहीं सकते, हमारा गवर्नमेंट का बिजनेस है, हम सिर्फ टेंडरिंग कर सकते हैं, उसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे डॉक्टर भी हॉस्पिटल बोलेगा मैं तो डॉक्टर हूँ, जो कोई आएगा तो आएगा, मैं क्या करूँ। तो हम लोगों ने हॉस्पिटल में भी क्या किया कि डिपार्टमेंट को एसबीयू में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अलग अलग। जैसे लैब एक अलग से पूरा वर्टिकल है, फार्मेसी एक अलग से वर्टिकल है, हेल्थ चेकअप एक अलग से वर्टिकल है। हाँ एसबीयू, तो उनके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स बना दिए, तो वो वहाँ पे ऑपरेशन सेल्स के हिसाब से उनका पीएनएल अलग से निकालने लगते हैं, तो उससे पता लग जाता है आपको कि कौन सी यूनिट आपकी लॉस में है, कौन सी प्रॉफिट में है। हॉस्पिटल चल रहा है बाय द वे। तो अच्छा पहले मोटा मोटा सिस्टम तो समझा दें, आप स्पिन में मत जाओ, अभी रुक जाओ। हाँ ठीक है, तो B2B सेल्स हो गया, B2C सेल्स हो गया। अब B2B में दो तरह की सेल्स होती है, एक होता मैंने बताया प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हो गए, ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट बिजनेस। सर बताएंगे, सर के लेक्चर बहुत अच्छा, डोंट मिस ऑन गवर्नमेंट सेल्स, बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनिंग होगी। आप लोग उससे मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर पकड़ लिया किसी ने तो वो छाप सकते हैं उस बिज़नेस में। जो सेल्स दिखाई है वो मैं कर चुका हूँ और देख भी चुका हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेल्स में हमारे क्या होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स होते हैं और PSUs होती हैं, तो उनसे भी सेम प्रोसेस B2B में टाइप होता है। इसके अलावा अब आती ऑनलाइन सेल्स। तो ऑनलाइन सेल्स में मेरा, अगर आप लोगों को भरोसा हो तो मेरा देख सकते हैं प्रोफाइल डिजिटल, चाहे हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल में फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, मेरे खुद मिलियंस फॉलोअर्स हैं फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर पे और इन सब पे। तो ऑनलाइन सेल्स में एक तो होती है ऑर्गेनिक, जो होता है जो हम लोग करते रहते हैं, सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, जो एक होता है PPC, मतलब पेड वाला। PPC में अभी ऑफलाइन पे फोकस करें, बिकॉज अभी हम ऑनलाइन सेल्स नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी है तो वो लीड्स आ जाती हैं। हाँ, तो फोकस किस पे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ सेल्स पे कर रहे हैं। तो लीड्स आ गई, चाहे वो ऑफलाइन से आ गई या आपकी ऑनलाइन से आ गई। ऑफलाइन से मैंने बताया B2C से आ सकती हैं, B2B से आ सकती हैं। इन सब में अलग अलग कैटेगरी हैं। जहाँ से लीड आएंगी वो आपके सिस्टम में कहीं कैप्चर टूल होना चाहिए, जिसको आप कैप्चर कर लें, या तो गूगल शीट के अंदर होना चाहिए, या आपके पास कोई अच्छा CRM होना चाहिए, और साथ में IVR होना चाहिए, और एक टीम होनी चाहिए जो सेल्स कोऑर्डिनेटर की, और साथ में उनके जूनियर्स की, जो उनको लीड्स पे कॉल कर सकें, फॉलोअप कर सकें। और कुछ सिस्टम में ऐसा ऑटोमेशन होना चाहिए कि लीड नर्चरिंग हो सके, कि उनको मैसेज, व्हाट्सअप, मेल रेगुलर इंटरवल पे जाते रहें, सो दैट आपकी जो पोजीशनिंग है कस्टमर के दिमाग में एज ए एक्सपर्ट बन जाए, कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में उसको एजुकेट करें, अवेयर करें, उसके डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, मिथ्स क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं। तो वो प्रोडक्ट वाइज बताएंगे, तो उसके दिमाग में जब भी उसे कुछ खरीदना होगा तो कन्वर्जन के लिए मतलब कॉल, पहले आपको कॉल करेगा। ये सब कब कर सकते हैं, फिर से बताओ, क्या क्या बताते हैं आपने, टूल्स, मिथ्स, मैक्स, क्या क्या बोल दिया था, कुछ भी बोल देते हो, थोड़ा धीरे धीरे बोला करो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, मेरे पास कोई लीड आई, किसी गूगल फॉर्म पे भरा है उसने, फेसबुक में ऐड से देखा कि मुझे गॉलब्लैडर स्टोन की सर्जरी करानी है, तो अब मेरे पास उसकी कैटेगरी बनी हुई है उसमें। तो ये एथिकल है, मतलब आप किसी को हेल्प, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो आपकी इलेक्टिव प्रॉब्लम्स होती है ना, हम लोग सीरियस नहीं होते हैं उसके लिए, और हम लोग सर्जरी को या ट्रीटमेंट को डिले करते रहते हैं। या डायबिटीज़ भी क्या है, स्लो किलर है, कैंसर क्या है, स्लो किलर है। अगर इनकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाए, तो आप कॉम्प्लिकेशन और डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ नहीं, आपने क्या बोला, फैक्ट्स, मिथ्स, क्या 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 बता रहा हूँ। और अगर आजकल तो टूल्स ऐसे आ गए हैं, प्रिडिक्टिव प्रिवेंशन, उससे पहले प्रिवेंशन हो जाए तो और अच्छी बात है, उससे पहले प्रिडिक्शन हो जाए AI के थ्रू तो और अच्छा है। तो प्रिडिक्शन, प्रिवेंशन पे अगर काम कर लेंगे, ठीक है, तो हो सकता है ट्रीटमेंट भी देना ना पड़े। तो अगर आपने ऐसे टूल्स बना दिए हैं, तो कुछ लोग तो, एक तो जनरल अवेयरनेस होती है हमारी, जिसमें हम लोग कहते हैं कि आपकी बीमारी ना हो तो उसके लिए क्या करना है, आपको एजुकेट करना, अवेयर करना है। अगर किसी को बीमारी हो गई है तो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट कंपलसरी है। तो मान लीजिए कि किसी को गॉलब्लैडर स्टोन है, तो अगर वो लीड मेरे पास आई, किसी ने इंटरेस्ट दिखाया, तो नंबर आ गया, कैटेगरी में गया, तो पहले क्या होगा, उसको एक व्हाट्सअप जाएगा अबाउट द हॉस्पिटल, या मेल जाएगा कि अबाउट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है, कितने बेड का हॉस्पिटल है, क्या गूगल रिव्यूज़ हैं, ठीक है। दूसरा अबाउट द डॉक्टर जाएगा, अगर उस सर्जरी को जो डॉक्टर करता है, तो इस पे प्रोडक्ट वाइज है कि अगर मान सर्जन के बारे में जाएगा कि सर्जन कौन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, कितने सर्जरी कर चुका है, क्या उसका सक्सेस रेट है, वो जाएगा। उसके बाद फैक्ट्स जाएगा, मिथ्स जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, दवाइयाँ चलती हैं देसी, कहते हैं जी दवाई खाओ और स्टोन गायब, तो कहते हैं ना देसी दवा से, तो लोग एक्चुअली लोगों को बीमार कर रहे होते हैं, पता नहीं होता उनको। तो बहुत सारे, तो फैक्ट्स क्या हैं, मिथ क्या हैं, उनके बारे में जाएगा। क्या सर्जरी होनी है,
क्या उसका प्रोसेस है उसके बारे में बताया जाएगा। ओटी कैसा है, क्या कॉम्प्लिकेशन रेट है हमारे, जीरो है नहीं, उसको जाता है। जैसे आप नहीं करते हो कि सेल बिफोर फर्स्ट कॉल, नर्चरिंग, लीड, ड्रिप 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 मार्केटिंग, सर जो बताएंगे ड्रिप मार्केटिंग सर। एक साइंस है विच सेज कंप्लीट द सेल बिफोर द फर्स्ट फोन कॉल। वो बंदा, जैसे बीएमपी में आप लोग बिके बिकाए आते हो, पके पकाए आते हो और पक जाते हो एक कॉल पे। तो एक्चुअली आपने उससे क्या होगा ना, उसके सारे एफएक्यूज सॉल्व कर दिया आपने, जितने भी उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, जो भी उसके मिथ्स थे, फैक्ट्स थे, वो आपने पहले रिजॉल्व कर दिए। तो जब आप कॉल करेंगे तो बहुत कम, तो ये बेसिकली लार्ज सेल में काम आता है। स्मॉल सेल में तो सिंगल सेल पे कॉल हो जाती है। वो तो किसी को ओपीडी में दिखाना है, फार्मेसी लेनी, फ़ोन करेगा, कॉल करेगा, कहे दवाई है या नहीं है, या ऑर्डर बुक करेगा और ले जाएगा, या ओपीडी कंसल्टेशन करानी है उसको, फ़ोन करेगा, डॉक्टर है या नहीं, कितनी फीस है, कितना अपॉइंटमेंट है, कब आना है। स्मॉल सेल, बट लार्ज सेल में लीड नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज सेल का प्रोसेस बड़ा होता है, उसमें फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी ब्रांड पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सेल्स बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें एज ए एक्सपर्ट आपकी पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लार्ज सेल में ये प्रोसेस लंबा, उसी में आपको लीड नर्चरिंग चाहिए होती है। तो उसमें आपको व्हाट्सएप है, मेल है, या कॉल करके बात करना, एक्सपर्ट से बात करवाना। जैसे हमारे केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी सर्जरी का, स्टोन का कोई पेशेंट है, तो हम लोग पहले तो उसको व्हाट्सएप, मेल वगैरह में सारी चीज़ें भेज देते हैं, टेस्टिमोनियल्स भेज देते हैं उसको पेशेंट्स के जिसने सर्जरी कराई होती है, या डॉक्टर का इंटरव्यू भेज देते हैं लिंक, जिसमें सारे एफएक्यूज सॉल्व हो जाते हैं कि क्या सर्जरी होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, क्या करवाना है, ठीक है। तो ऐसे ही उसके बाद क्या करते हैं, अगर किसी का इंटरेस्ट आता है तो उसको हम क्या करते हैं, टेली कंसल्टेशन या फिजिकल ओपीडी करा देते हैं, सो दैट वो डॉक्टर से बात कर लेता है, उसका कुछ चीज़ें और दिमाग में होती है वो भी सॉल्व हो जाती हैं। तो ये लीड नर्चरिंग है। उसके बाद फाइनली क्या होता है कि उसका एडमिशन होगा, या इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस अप्रूवल भेजा जाएगा, और फाइनली एडमिशन होते ही, बिल आते ही वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज बेसिकली एक सेल प्रोसेस हो गई, स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल मैनर में, फ्रॉम लीड जनरेशन से लेके लीड नर्चरिंग, लीड कन्वर्जन, रेवेन्यू जनरेशन। सो आपका ये प्रोसेस दिख रहा है, चाहे आप ओईएम बेच रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट बेच रहे हो, गवर्नमेंट को भी जो बेच रहे होते हो, आप बोलते हो गवर्नमेंट में कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट में क्यों नहीं हो सकता? गवर्नमेंट में वो बंदा भी फेसबुक देख रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है, और इंस्टाग्राम देख रहा है। तो अगर उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक और हर जगह पे तुम ही नजर आ रहे हो, तो फिर वो तुम्हें ही बुलाएगा। हर प्रॉपर्टी एजेंट, डीलर तुम्हें ही देख रहा है, ठीक है, ईमेल, व्हाट्सएप, व्हाटएवर। तो वो सब अपने आप भागे चले। पहली बार वो बोलेंगे कि जी मैं राहुल जैन बिजनेस कोचिंग इंडिया से हूँ, हाँ 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 बोलो, राइट, हाँ यार तेरे बहुत सुने, वो मैं वीडियो देख रहा हूँ तेरे तब से, बहुत बढ़िया मज़े आ रहे हैं, हाँ बोल, हमारी वनडे वर्कशॉप है 5,900, अच्छा ठीक है लिखवा, सेल कंप्लीट। समझ में आया? So it could be that, or it could be a long sales cycle, which he's saying. So इन्होंने क्या किया, सब चीज डिवाइड कर दी, SBUs तो अलग निकाल दिए, ओके, प्रोडक्ट वाइज भी जैसे कैटेगरी बना। क्वेश्चन हर स्टेप पे 10 प्रोसेस और हैं। ये तो अभी लीड आई है बस, ठीक है, इसके बाद का पूरा प्रोसेस है, और फिर CRR अलग है, NBD अलग है। हाँ जी, लीड जनरेशन, लीड नर्चरिंग, फॉलोअप, क्लोजर, रेवेन्यू जनरेशन। तो नॉर्मली सेल्स के जो स्टेप्स हैं, पहले तो प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट्स पे आपको लीड जनरेट करनी है, लीड जनरेट करने के बाद लीड नर्चरिंग या लीड फॉलो ड्रिप मार्केटिंग करनी है, ठीक है, फिर क्लोजर करना है, और दैट इज रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये सिंपल स्टेप्स हैं। B2B सेल्स में क्या होगा कि आपको लीड आएगी, आपको प्रपोजल भेजना है, मीटिंग करनी है,
फॉलोअप मीटिंग करनी है, प्रपोजल सबमिट करना है, प्रपोजल रिवाइज करना है, नेगोशिएट करना है और क्लोजर करना है। और जो प्रपोजल जब भेजते हैं तो उस समय उससे पहले एक स्टेप आएगा, उसकी नीड, डिजायर और प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, जो कस्टमर है कि क्या उसकी नीड, डिजायर और प्रॉब्लम्स क्या है, उसके हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशन देना। हमारे केस में मान लीजिए किसी को प्राइवेट रूम चाहिए, किसी को सेमी प्राइवेट रूम चाहिए, किसी को, तो क्या उसकी नीड्स हैं, क्या कैश है पेशेंट, प्राइवेट पेशेंट है, इंश्योरेंस पेशेंट्स है, उसकी नीड, डिजायर्स, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके कस्टमाइज प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं हम लोग भी अपने यहाँ भी। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, CRRM क्या करते हैं कि हमने कैटेगरीज बना रखी हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कार्डिक पेशेंट है, थायराइड पेशेंट, जो ऐसी पेशेंट जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं या प्रेगनेंसी है जो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने पेशेंट कस्टमर्स को डिवाइड कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है? नो, द कैटेगराइजेशन ऑफ योर कस्टमर्स इज यूजुअली वेरी पुअर. It's at a very basic, superficial level, unless you've really delved down and done a lot of work on this. Categorization of your customers and classification of your customers, किस किस्म का ये कस्टमर है. तो अगर आपके पास लीड्स बहुत सारी हैं, डाटा बहुत सारा है और उसको आपने सेग्रीगेट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है प्रोडक्ट वाइज, तो आपकी जो मार्केटिंग तो नहीं, जो सेल्स प्रोसेस होगी लीड सेल्स कन्वर्ट करने के लिए, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. बिकॉज आजकल कोई भी व्यक्ति फालतू मैसेज देखना, व्हाट्सएप देखना नहीं चाहता है. तो अगर मैं डायबिटिक हूँ और मुझे गायनी का मैसेज आ रहा है तो मैं आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड, मैं ब्लॉक कर दूंगा 2-3 दिन बाद. ठीक है, अगर मैं गायनी हूँ, गायनी का मुझे मैसेज आ रहा है, प्रेगनेंसी, गायनी में भी प्रेगनेंसी है, कुछ और प्रोडक्ट है, तो उसी से रिलेटेड मुझे मैसेज आना चाहिए. तो अगर आपने डाटा लेक बना के, डाटा क्लीनिंग करके उसकी डाटा की, और डाटा को सेग्रीगेट करके उनकी पाइपलाइंस में कैटेगराइजेशन कर लिया और उसको CRM में या गूगल शीट्स में डाल के ऑटोमेशन कर दिया और उनको कस्टमाइज्ड आपने सॉल्यूशन भेजना शुरू कर दिया अबाउट योर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, या उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसी बीमारी से रिलेटेड मिलनी चली. जैसे हमारे डायलिसिस के पेशेंट हैं तो डायलिसिस वालों को डायलिसिस के मैसेज जाएंगे, उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसके बारे में बताया जाएगा उनको फॉलोअप कॉल्स जाएंगी. जैसे उनकी डायलिसिस हफ्ते में 2 बार होती है, तो एक दिन पहले उनको फ़ोन चला जाएगा, जो कस्टमर केयर ऑफिसर है वो फ़ोन कर लेगा, कल के लिए उनकी अपॉइंटमेंट बुकिंग कर देगा. तो CR तो बड़ा सिंपल है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज्वेलरी की दुकान कर रहे हो तो आपको मालूम है कब कब क्या क्या खरीदने वाला है. ये बर्थडे कब है, इसका हैप्पी बर्थडे कब है, एनिवर्सरी कब है, इसकी बीवी का बर्थडे कब है, इसकी माँ का बर्थडे कब है. तो वो बर्थडे पे कुछ तो खरीद ही रहा है. या किसी की डायबिटिक की मेडिसिन हर महीने लेता है तो रिफिलिंग चाहिए उसको. तो आपको जस्ट वन सॉरी मैं ना बीच मैं इसलिए कर रहा हूँ, रेलेवेंट बनाता जा रहा हूँ, नहीं तो इन लोगों को ये लगता है ये तो डायबिटीज की मेडिसिन है, ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो अगर ये डॉक्टर सुनता, अगर मैं बोलता कि भाई ज्वेलर का एग्जाम्पल दे रहा होता मैं, तो और डॉक्टर सुनता, डॉक्टर बोलता है मेरे लिए वैलिड ही नहीं है, मेरा ओनम नहीं होता, मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं होता, मेरा मतलब अक्षय तृतीय मेरे तो होता ही नहीं है. बट अपने में लगा के लगाओ. डोंट लुक एट हाउ दिस कांट बी अप्लाइड टू योर बिजनेस. व्हाट यू हैव टू लुक एट इज हाउ यू कैन अप्लाई टू योर बिजनेस. क्लीन कर लो. डाटा क्लीनिंग वो डाटा एनालिटिक्स वाले करवाएंगे. डाटा को क्लीन करना है, डाटा को सेग्रीगेट करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना आपकी टीम्स के पास में, और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कैटेगरी वाइज उन पे काम करना. So I'm saying you have to start looking at it as how can I apply it. Maybe you don't figure it out right now, you figure it out later on. But ये सब अंदर घुस के figure out किया है. ये कोई this did not come on a plate. Yes? BMP से पहले आपको ये सब आता था? BMP से पहले आपका क्या हाल था? मैंने कहा नहीं, मुझे ऑपरेशंस के बारे में लगता था कि ऑपरेशन मतलब हमारे यहाँ जो ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशंस हैं. अच्छा, डॉक्टर को आता भी नहीं. मतलब आप समझो ना, मैं MBBS करके आया, टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट, MD में गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर था, ठीक, गवर्नमेंट जॉब करी, तो मुझे बिजनेस का भी नहीं पता होता, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कोई. पर जब एक बार बिजनेस में घुस गया तो मैं वही करूँ, पैशन है तो आप सीख सकते हो. मैं अगर सीख सकता हूँ अब कि अकाउंट्स क्या है, फाइनेंस क्या है, R&D क्या है, HR में रिक्रूटमेंट क्या है, ट्रेनिंग क्या है, हायरिंग क्या है, T&D क्या है, ऑपरेशंस क्या है, लीगल क्या है, कंप्लायंस क्या है, अब तो हमें सब चीज़ें टिप्स पर रट गई हैं. कहाँ सेल्स मार्केटिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन SEO PPC में हम घुस जाते हैं. एडवर्ड कैसे बनाते हैं वो मुझे पता है.
कैसे कीवर्ड सर्च करने हैं, किस पे क्या बिडिंग चल रही है, कहाँ पे क्या देखना है। तो जब आप इंटरेस्ट लेते हो, पैशन होता है, तो अंदर जाके एक एक लैंडिंग पेज देखना, लैंडिंग पेज पे क्या अभी सर बताएंगे, एक बड़ी अच्छी चीज़ बताएंगे आप लोगों को, मतलब दैट इज़ वंडरफुल अमेजिंग। मुझे लगता है शायद कौन सा वीक चल रहा है अभी 5, तो 2-3 एक महीने बाद फ्री का ऑफर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद बताएंगे। ठीक, तो उसके बाद एक स्ट्रेटजी पे स्लाइड आएगी, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट स्लाइड, बहुत अच्छी चीज़ है। और जो कुछ सीट्स देंगे आपको 5-4-3 है, 5-4-5, 5-4-9, 5-4-11, अगर आपने इम्प्लीमेंट करें, एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या चैलेंज आते हैं कि हम लोग उनको एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। आपके पास टीम नहीं होती है, टूल्स नहीं, टूल्स तो सर दे रहे हैं आपके पास, कुछ तो गूगल सीट ही है, कोई CRM है, ठीक है, या किसी का ERP होगा, टीम आपको बनानी पड़ेगी, टूल्स हैं आपके पास, सिस्टम है आपके पास, तो वो आपको एग्जीक्यूट कर, अगर आपने एग्जीक्यूट करते तो रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, डन है। जितना आप टीम पे, बहुत बार हम लोग हायरिंग में सोचते रहते हैं कि SC नहीं रखते, सेल्स कोऑर्डिनेटर रखते हैं, या ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखते, या टीम नहीं रखते, या कॉल। मेरे पास SEO की टीम अलग है, SMO की टीम अलग है, PPC की टीम अलग है, कॉल सेंटर में अराउंड 40-50 लोग होंगे इस समय सर, सेल्स कोऑर्डिनेटर, टेलीकॉलर्स 40-50 लोग, 40-50 होंगे, सेल्स कोऑर्डिनेटर अलग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर सेल्स कोऑर्डिनेटर कितनी है? सेल्स कोऑर्डिनेटर 7-8-10 होंगी सर, और सेल्स वो ऑफलाइन की, और टेली कोऑर्डिनेटर के टीम लीडर अलग हैं, वो भी कोऑर्डिनेटर की तरह काम करते हैं। नहीं नहीं, धीरे बोलो। सेल्स कोऑर्डिनेटर ऑफलाइन की कितनी है और ऑनलाइन की कितनी है? तो ऑफलाइन में 7-8 होंगी, और ऑनलाइन में भी 1-2-3-4 हैं जो उनको टीम को मैनेज करते हैं। 4 सेल्स कोऑर्डिनेटर्स हैं। हाँ, मतलब उनको हम लोग टीम लीडर्स बोलते हैं वहाँ पे, लेकिन काम वही सेम। ओके, और CRMs? CRM सर हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, वो CRR के लिए देखते हैं, तो टीम लगा रखी है उसमें। ठीक, हाँ, ओके, ठीक है। तो प्रोसेस कैसे चल रहा है? अभी तक तो लीड ही आई है, उसके बाद क्या होता है? क्या सर? अभी तक तो सिर्फ लीड आई है, अब इसके बाद क्या करते हो? तो लीड में जैसे अभी हमने क्या करा है, तो NBD तो अलग टीम है, तो NBD की टीम अलग काम कर रही है, ठीक है। तो उसमें डाटा माइनिंग करना, डाटा माइनर बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा नहीं होगा तो NBD कहाँ से करोगे, मतलब प्रोस्पेक्ट्स लेके आना, डिफरेंट ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी आपको ला सकते हैं। तो डाटा माइनिंग करना, डाटा माइनिंग करके जो बाकी प्रोसेस थी कि डाटा को सेग्रीगेट करना, क्लीन करना, लेक बनाना, पाइपलाइंस बनाना, फिर उन पे हम जनरलाइज मैसेज डलवाते हैं या व्हाट्सअप डलवाते हैं, मेल्स जाते हैं। हाँ, तो अलग, तो जैसे NBD में एक NBD इनकमिंग होती है, एक NBD आउटगोइंग होती है, ठीक है, या CRR NBD होता है, ठीक है। तो NBD इनकमिंग मतलब जो कॉल सेंटर है, जिस पे हमारे जो नॉर्मल नंबर्स जो डिस्प्ले होते हैं हर जगह, वेबसाइट पे, साइनेज पे, होर्डिंग्स पे, तो उसमें वो इनकमिंग कॉल सेंटर है। तो वो उन पे कॉल्स आती हैं, वो नॉर्मली हॉट लीड्स होती हैं, वो तुरंत ही कन्वर्ट होती हैं, किसी को OPD में दिखाना है, किसी को IPD में इमरजेंसी में दिखाना है, किसी को फार्मेसी चाहिए, किसी को लैब चाहिए, तो वो टीम आती है, वो फ़ोन करते हैं, सिंपल बेसिक चीज़ है, उसको कन्वर्ट वहीं पे हो जाता है। तो NBD इनकमिंग। NBD आउटगोइंग क्या है? आउटगोइंग थोड़ा टफ होता है। NBD आउटगोइंग का जो डाटा है आपके पास B2B है या B2C है, तो B2C में आउटगोइंग के लिए तो हम कॉल नहीं कर पाते, बिकॉज हमारा लाखों का डाटा होता है। तो उस पर क्या करते हैं, व्हाट्सअप मैसेज जाना, या उनको ऑटोमेटेड कॉल्स जाना, प्रिडिक्टिव कॉल्स बोलते हैं, प्रोग्रेसिव कॉल्स इनको बोलते हैं, IVR के थ्रू। तो जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं व्हाट्सअप के थ्रू, हमने व्हाट्सअप को भी हमने वो कर दिया है, चैटबॉट लगा के AI के थ्रू, तो जो भी मैसेज जाएगा, जो इंटरेस्टेड बंदा होगा वो लीड में कन्वर्ट होगा, उसको कॉल जाएगी फिर, या उसको मैसेज दोबारा जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो वो NBD हो गया। NBD आउटगोइंग में क्या है, ये हो गया आउटगोइंग हो गया। आउटगोइंग में व्हाट्सअप, मेल और प्रिडिक्टिव कॉल और प्रोग्रेसिव कॉल, ये 4 टूल्स हैं जिस पे काम करते हैं। इनकमिंग अपने आप आ रही है। इनकमिंग 2 जगह आती है, एक तो आ रही होती है इनकमिंग कॉल सेंटर में आ रही होती है, एक इनकमिंग आती है जो डिजिटल मार्केटिंग, जो गूगल फॉर्म भर रहे होते हैं, या फेसबुक पे जो लीड थे वो भी इनकमिंग है। तो सारी एक जगह CRM में आ जाती है। CRM से जो बंदा है, इसको भी ऑटोमेशन कर दिया API लगा के, कि वो अपने आप एलोकेट हो जाती है, जो कैटेगरी वाइज जो बैठे हुए बच्चे बैठे हुए उनको एलोकेट हो जाती है, और वो कॉल्स करते हैं, लीड को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई के तरीके हैं, जैसे होते हैं कि आपका एज क्या है, सेक्स क्या है, नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कैश पेशेंट है, TP पेशेंट, क्या आपने फॉर्म भरा है, क्या बीमारी है। तो एक्चुअली कभी कभी होता है ना, कुछ डिस्क्वालीफाइड लीड भी आती हैं। जैसे लीड क्वालिफाई होती है तो फिर हम एक्सपर्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक्सपर्ट मतलब हमारे कुछ डॉक्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर्स के पास जाएगी, डॉक्टर्स उनसे बात करेंगे, और फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से कस्टमाइज टेलर मेड सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये प्रोसेस हो गया NBD। CRR में क्या है, CRR में जो हमारा एग्जिस्टिंग डाटा, जो हमारा HIS का ERP का डाटा है,
तो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। CRR में CRR NBD है। तो NBD मतलब कि मान लो एक डायबिटिक पेशेंट है हमारे यहाँ, डायबिटीज की दवाएँ खरीद रहा है, बट घर में उसके पोता भी होगा जो बोरोमीटा पीता होगा, ठीक है, या घर में कोई और भी होगा जो मल्टीविटामिन खा रहा होगा, तो या कोई हमारे यहाँ लैब में टेस्ट करा रहा है, HbA1c करा रहा है, बट मेडिसिन कहीं और से ले रहा है, तो वो डाटा निकल जाता है। तो हम क्या करते हैं कि डाटा निकालते हैं लिस्ट वाइज कि वो हमारे यहाँ कौन सी प्रोडक्ट सर्विस अवेल कर रहा है, और उसी सीट में हमने लिख दिया है कि कौन सी चीज़ें और अवेल कर सकता है। मतलब एवरेज टिकट साइज मान लीजिए हमारे यहाँ 3500 रुपये है OPD का, ठीक है, और वो 1500 का सामान खरीद रहा है हमसे, उसमें हो सकता है लैब अवेल कर रहा हो, OPD कर रहा हो, फार्मेसी या रेडियोलॉजी अवेल नहीं कर रहा, डेंटल अवेल नहीं कर रहा, क्योंकि डेंटल सबको चाहिए होता है आजकल, ठीक, स्किन हमारी एज ग्रुप में सबको चाहिए होता है, ठीक है, या फार्मेसी सबके घर में चाहिए होती है, कुछ भी करो, हेल्थ चेकअप सबको चाहिए होते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे। तो इन प्रोडक्ट्स में जो क्रॉस सेल हो सकते हैं, कौन से अवेल कर रहा है, कौन से नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उन पे फिर कस्टमाइज मैसेज को जाने लगते हैं, तो वो वहाँ से क्रॉस सेल अपसेल शुरू हो जाती है। तो CRR NBD मतलब CRR में आपने NBD क्रिएट कर लिया उसको, ठीक है। हाँ जी, कौन से प्रोडक्ट पे? नहीं, ऑनलाइन में SEO का अलग है, SMO का अलग है, PPC का अलग है। आप देखो, गांव वालों की तरह बात मत करो। OPD का अलग आप है। पहले ये मत बोलो कन्वर्जन रेशियो क्या है, बोलो किसका कन्वर्जन रेशियो। OPD का अलग है, सर्जरीज का अलग है। तो OPD का जो ऑनलाइन लीड्स आ रही हैं उनका 35% के आसपास है, जो सर्जिकल लीड्स आती हैं उनका 10 to 15% के आसपास है, और पहले 50-60% होता था, अब लीड बढ़ गई हैं, तो इसलिए हम लोग मैनेज नहीं कर पाते उनको टाइम से नर्चर नहीं कर पाते अच्छे से, तो कम हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि हर चीज में घुस घुस के करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मेरा कन्वर्जन रेशियो क्या है, किसका कन्वर्जन लैंडिंग रेशियो। पेज वाइज कन्वर्जन निकालते हैं हम लोग, लैंडिंग पेज वाइज, क्योंकि उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसको क्वालिटी स्कोर देखना पड़ेगा कि अगर आपका एक लैंडिंग पेज काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसका कन्वर्जन लीड जनरेशन अच्छा नहीं है, कन्वर्जन नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है वहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइजेशन चाहिए हो, बजट बढ़ाना हो, क्वालिटी करना हो, चेंज करना हो। हायर कर लो मैं फ्री हो गया हूँ हॉस्पिटल से अवेलेबल, नौकरी पे पोस्ट करता हूँ आज मैं अपना रिज्यूम। अच्छा एक सेकंड, आप आगे बोल रहे थे, जो कैरी ऑन प्लीज। ठीक है, तो CRR NBD समझ गया। एक होता है कुछ डाटा, अगर आपके ERP लगा है, सबके पास CRM लगा हुआ है, तो आपके पास कुछ होगा जो मिस्ड क्लाइंट होंगे या लॉस्ट क्लाइंट होंगे आपके। जैसे मान लीजिए कोई मरीज हमारे यहाँ आ रहा था OPD में, वो मरीज का वेटिंग टाइम बढ़ गया, नाराज हो गया, उसने आना बंद कर दिया, या फार्मेसी में लाइन लगी थी, बाउंस होगा 2 बार पर्चा, उसने आना बंद कर दिया, तो वो डाटा निकाल सकते हो। तो हम 3 महीने से जो बंदा रेगुलर आता था पहले, और 3 महीने 4 महीने से नहीं आ रहा, तो उसको हम लॉस्ट क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारी बिन बैक पॉलिसी है कि उसको बिन बैक करना है, तो उसके लिए मैसेज जाएगा, व्हाट्सअप जाएगा, या इवन सॉरी कॉल्स भी हम बहुत सारी नहीं कर पाते, बिकॉज हमारा B2C बहुत बड़ा नंबर है, बट ऑटोमेटेड कॉल्स चली जाएंगी उनको, प्रोग्रेसिव कॉल्स चली जाएंगी, मैसेज चले जाएंगे, कुछ फ्री ऑफर्स दे देंगे उनको, ठीक है, सो दैट वो दोबारा वापस आ जाए, उसको भी ट्रैक कर लेते हैं, उससे भी बहुत सारा निकल के आता है। तो CRR NBD हो गया, CRR में मिस कॉल्स हो गई, CRR कुछ वॉलेट शेयर होता है कॉर्पोरेट्स में, वॉलेट शेयर बताएंगे अभी, बड़ा सर ने अभी पढ़ाया वॉलेट शेयर कैसे। हाँ, तो वॉलेट शेयर हम कैसे बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए ये डॉक्टर साहब हैं या नर्सिंग होम है, इनके पास गए, तो इनके पास जो सीरियस पेशेंट होते हैं वो नहीं ट्रीट कर सकते, वो हमें भेज देते हैं, पर इनके पास लैब भी है, फार्मेसी भी है, तो लैब में हो सकता है बहुत सारे टेस्ट करते नहीं होंगे, CT MRI करते नहीं होंगे अपने यहाँ, ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं भाई उसके लिए हमारे लिए टाइप कर लो। तो हमने क्या करा, वहाँ क्रॉस सेल कर दी नए प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो वॉलेट शेयर प्रोडक्ट बढ़ा के क्रॉस सेल करके वॉलेट शेयर बढ़ाते हैं पहले, तो कि आपने पास दूसरा, फिर हमने कहा कि सेम प्रोडक्ट में हो सकता है वो सारे पेशेंट मेरे पास नहीं भेजता हो, कुछ JP भेजता हो, कुछ फोर्टिस भेजता हो, वो पूछेंगे भाई कि सारा आप क्यों नहीं भेज रहे हो मेरे पास वॉलेट शेयर में। तो जो नहीं भेज रहा है कुछ उसके रीजन्स होंगे, कुछ डॉक्टर से तो उस कम्युनिकेशन करा के, डॉक्टर मीटिंग करा के उनकी, या उसको भरोसा ना हो, उसे पता ही ना हो कि हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट है राउंड द क्लॉक, या हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, या न्यूरो सर्जन है, स्पाइन सर्जन है, गायनी राउंड द क्लॉक, हर चीज़। तो बहुत बार क्या होता है, तो वो कहीं और भेज रहे हैं कुछ आप, तो वॉलेट शेयर कैसे बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हो आप हर उसमें, ठीक है। आप क्रॉस सेल कैसे कर सकते हो, वो कर सकते हो, अपसेल हो गई या क्रॉस सेल हो गई, दोनों वॉलेट शेयर में अपसेल भी कर सकते हो और क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। तो वो आप वहाँ पे कोई टेलीकंसल्टेशन पोर्टल खोल सकते हो, उनके साथ लैब का टाइप कर सकते हो, फार्मेसी का टाइप कर सकते हो, रेडियोलॉजी का टाइप कर सकते हो। तो ये, या वहाँ पे कोई OPD चालू कर लो, उनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई उनके पास कहते हैं गैस्ट्रो मिलता नहीं छोटे हॉस्पिटल्स में, या नेफ्रो न्यूरो कार्डियो नहीं मिलते, तो हमारी डॉक्टर्स जाके वहाँ पे सैटेलाइट OPD उनके हफ्ते में एक बार वो कर सकते हैं।
तो उससे भी आपको जो उनके लिए बिन बिन है दोनों के लिए। कभी भी मार्केटिंग सेल्स में ना आप चीट नहीं कर सकते, ये बिन बिन फॉर्मूला होता है। बिन बिन चीट नहीं कर सकते ना किसी को। आप एथिकली मार्केटिंग करोगे तो लॉन्ग टर्म होगी, अनएथिकली कर, हम लोग सब एथिकली करते हैं। मतलब आप एजुकेट करो, अवेयर करो, ठीक है। कैसे? आईईसी से जो आपके इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, आईईसी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, उसको अवेयर करो, एजुकेट करो, और जब भी उसको ज़रूरत होगी वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आप चीट कर रहे हो, ऐसे ऑफर्स दे रहे हो कि वन टाइम ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, तो फिर आप कन्वर्ट नहीं कर रहे, फिर वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल नहीं होगा। तो बिन बिन फॉर्मूला होना चाहिए, अपना कस्टमर बिन करना चाहिए, आपके लिए बिनिंग होनी चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टी है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, कॉर्पोरेट है, तो उसके लिए बिन बिन सिचुएशन होनी चाहिए। तो डॉक्टर को क्या होना चाहिए, जो जो वहाँ उसको सर्विसेज जो नहीं उसके पास है वो मिलनी चाहिए, उसका पेशेंट का फुटफॉल बढ़ना चाहिए, मरीज को वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए, कि जो पैसे दे रहा है उसके लिए उसको वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए। मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, ब्रांड वैल्यू, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो बिन बिन सिचुएशन तीनों के लिए अगर होगी तो फिर देन यू कैन ग्रो। अब क्वेश्चंस ले लेते हैं सर, मुझे लगता है काफ़ी हद तक बता दें, कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं, एनीथिंग। तो वॉलेट शेयर में दो चीज़ें हैं। वॉलेट शेयर मतलब मेरे वॉलेट में 100 रुपये हैं और मैं आपको 20 रुपये की सेल दे रहा हूँ, 80 रुपये की सेल जो है ना मैं किसी और को दे रहा हूँ, 4 लोगों को भेज रहा हूँ। तो मेरा मान लीजिए कोई नर्सिंग होम है, और नर्सिंग होम में 4 तरह के पेशेंट आते हैं, गैस्ट्रो आता है, नेफ्रो आता है, न्यूरो आता है, कार्डियो। कार्डियो पेशेंट तो मेरे पास भेजता है, न्यूरो नेफ्रो भेजता है नहीं, हो सकता है मुझे उसके मेरे डॉक्टर के बारे में से पता ही नहीं है, मेरी कंपिटेंसी के बारे में उसको पता नहीं है, या कुछ कोई बंदा उसको मुझसे अच्छी सर्विसेज दे रहा है, या मुझसे नाराज़ बैठा है, तो वो बात करके उसका वॉलेट शेयर देख के कि भैया तेरे पास 25 पेशेंट रोज महीने में निकलते हैं, तो आप मुझे 5 ही बेचते हो या 20 बेचते हो, आप बाकी किसको रेफ़र करते हो, क्यों रेफ़र करते हो। तो अगर मेरे पास वो सर्विस है, डॉक्टर है, अवेलेबल है, ठीक है, तो मैं उसको ऑफर कर सकता हूँ, तो पैसे बढ़ा सकता हूँ। या वहाँ पे ये तो होगी अपसेल होना सेम डिपार्टमेंट में, क्रॉस सेल, कि अगर उसको वहाँ पे मान लीजिए लैब चाहिए, फार्मेसी चाहिए, तो लैब कलेक्शन सेंटर खोल सकता हूँ, फार्मेसी के साथ मिलकर खोल सकता हूँ, रेडियोलॉजी का सेंटर टाइप कर सकता हूँ, कोई सेटेलाइट ओपीडी चालू करनी डॉक्टर भेज के तो वो चालू कर सकता हूँ, दैट इज क्रॉस सेल, तो उससे बढ़ जाएगा। नहीं, मार्केटिंग टीम जाएगी, उससे बात करेगी, आपको अपने कस्टमर की कुंडली तो आपको बनानी पड़ेगी ना पूरी आपको। जैसे किसी का क्वेश्चन था स्टार है डॉक्टर्स वाला, हम लोग स्टार डॉक्टर्स को हम स्टार डॉक्टर बनाते हैं। आप ब्रांड वैल्यू आपकी ऐसी होनी चाहिए कि स्टार डॉक्टर आपको खुद ज्वाइन करें, आगे खुद आके आप पाए, क्योंकि डिपेंडेंसी करोगे स्टार डॉक्टर्स पे तो फिर रहेगा नहीं। तो बेहतर आपकी टीम जाए, अप्रोच करे, पूरी R&D करे कि क्या नाम, एज, सेक्स, लोकेशन क्या है, क्या उसका बिजनेस है, किस कंपटीटर के पास जा रहा है, क्यों जा रहा है, कितनी सेल हो रही है, प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज। फिर उसके बाद आप अपना R&D करो कि मैं क्या इसको और पिच कर सकता हूँ, मैं कितना बेच रहा हूँ, कितनी कर रहा हूँ, तो उसके बेस पे करना पड़ेगा। और कोई चीज़, और कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, तो हमारा जो NBD CRR सर के पहले मैं निकालते नहीं थे, हमने अब निकालना शुरू किया है। तो हमारा जो NBD है 40-50% है, CRR भी 50%, 50-50 है पूरा। तो अगर आपने सक्सेस रेट आपका अच्छा है, जैसे हम लोग का बहुत अच्छा सक्सेस रेट, हम लोग पर्सनलाइज, क्योंकि ऑपरेशंस में हमने BMP छाप दिया है पूरा सराय। हम लोग पेशेंट्स के 5 सेंस को कैप्चर करते हैं, हर स्टेप पे कैप्चर करते हैं, कि अगर 5 सेंस मतलब उसका हियरिंग, विजन, टेस्ट, स्मेल, टच, सब कुछ देखते हैं उसका। तो उसके हिसाब से हमने मैपिंग कर रखी है हॉस्पिटल में, जहाँ जहाँ पेशेंट मूव कर रहा होता है। इवन ऑनलाइन भी अगर आपके लैंडिंग पेज पे आया तो उसका विजन कैसा होना चाहिए, नंबर कैसा होना चाहिए, दिखना कैसा चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली है नहीं है, कॉल कर रहा है कस्टमर कॉल सेंटर में, तो सेकेंड रिंग पे कॉल उसकी उठनी चाहिए। बाहर आ रहा है तो गार्ड हमारा जो है उसको पार्किंग, जैसे हमारा प्रॉब्लम होती है तो बहुत जगह, तो पार्किंग की गाड़ी कैसे पार्क करानी है, अंदर घुस रहा है तो उसका जो विजन, बाहर पे जो एंट्री पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें, जो साइनेज है इंटरनल, वो साइनेज कैसे होने चाहिए। जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हैं तो उसको रिसीव करते, हमारे यहाँ पूरा हमने बना रखा है, पिम बना रखा है, पेशेंट इंटरेक्शन मैप, PIM, पिम, ठीक है। तो जैसे पेशेंट आएगा उसको हमारी एक कोऑर्डिनेटर रिसीव करती है B2C में, OPD में, इंट्रोड्यूस करेगी उसको कि आई एम डॉक्टर DK गुप्ता, हाउ कैन आई हेल्प यू। उसको बिलिंग काउंटर तक ले जाएगी, जो प्रोडक्ट सर्विस चाहिए उसकी बिलिंग करवाएगी, उसके वाइटल्स चेक होंगे, उसका स्क्रीनिंग फॉर्म भरा जाएगा, कंसल्टेंट के लिए बिठाया जाएगा, उसको चाय कॉफ़ी सर पूछी जाएगी उससे, फिर दिखाया जाएगा कस्टमर को। कस्टमर्स के लिए भी जो डॉक्टर्स जो है हमारे, जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी इंटरनेशनल SOP बनाई हुई हमने। बहुत बार क्या होता है, आप डॉक्टर बहुत अच्छा होता है बट उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज वो प्रोसेस नहीं फॉलो करता। तो
उसकी वजह से पेशेंट हैप्पी नहीं होता, वैल्यू फॉर मनी उसको नहीं मिलती। उसने 1000 रुपये दिए हैं, अब डॉक्टर ने अपना नाम नहीं बताया, पेशेंट से बैठने को नहीं कहा, उसने सही से उसकी हिस्ट्री नहीं ली, लिसनिंग टू कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, एग्जामिनेशन नहीं किया, ठीक है, ट्रीटमेंट लिखा उसको एक्सप्लेन नहीं करा, एडवाइस टेस्ट की बात क्यों कराने नहीं बताया, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका एक्सपीरियंस खराब हो रहा था। तो हम लोगों ने एज पर JCI गाइडलाइंस, NABH गाइडलाइन, SOP बना दी है OPD कंसल्टेशन की। आपने कोई हॉस्पिटल में गए हो जिसमें आपको कोई भी भाव मिला है? डॉक्टर, अगर हम हॉस्पिटल तो ये जाते पेन हैं, एरियाज एक्चुअली, ये पेन एरियाज है ना। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे को लावारिस छोड़ा जाता है, 6-6 घंटे वेट किया जाता है, और उसमें भी हम पीछे पीछे पढ़ पढ़ के भाई 2 मिनट दे दे, डॉक्टर मिलता है, और डॉक्टर फुल एरोगेंस में होता है, वो फेवर ही कर रहा होता है। करना ही पड़ेगा, वरना आके कॉर्पोरेट्स आके खा जाएंगे आपको। वो भी यही कर रहे हैं, उनके पास टूल्स और सिस्टम, टीम बड़ी है, हमसे बड़ी है, तो वहाँ पे OPD प्रोटोकॉल से पूरा कि आपको पेशेंट को। आपका कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है? कुछ नहीं, वही पीछे पढ़ पढ़ के अपना ऑर्डर किसी तरह दाखिल करता है, दाखिल करता है एग्जिस्टिंग कस्टमर का, वो किसी तरह आपसे कनेक्ट करके अपना ऑर्डर दाखिल करता है कि भाई मेरा ऑर्डर ले ले मुझसे। तो और हॉस्पिटल में नो हॉस्पिटल इज एक्सपेक्टेड टू गिव यू दिस ट्रीटमेंट। कोई देता है? मेरे को तो नहीं मिला, तो कोई नहीं दे रहा, तो बाकी सब हॉस्पिटल भी कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में नहीं होता। अगर आपकी इंडस्ट्री में नहीं होता तो ये आपके सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है सर। बिल्कुल सर। तो हमारा जैसे पेशेंट भर्ती होने आएगा तो उसको कॉल जाएगा, कंसल्टेशन होगी, फिजिकल कंसल्टेशन को बंदा रिसीव करेगा, और कैब भेजी जाएगी, कैब से आएगा, रिसीव करेंगे, ग्रुप्स में अपडेट होगा। पेशेंट एक्सपीरियंस टीम अलग बनी हुई है, पिक एंड ड्रॉप है जो IPD पेशेंट्स हैं उनके लिए। तो उसके अलावा जो लोग नहीं आ सकते, जिनको जरूरत है, उनको पिक एंड ड्रॉप करता है, और एक्सपीरियंस टीम अलग बनी हुई है। तो हर जैसे भर्ती होने के बाद वो उनको आप में से कितने लोगों ने कस्टमर एक्सपीरियंस टीम बनाई है? कहते वो क्या होता है? इसकी तो जरूरत ही नहीं है, खर्चे क्यों बढ़ा रहे हो? बट किसी को ये नहीं दिख रहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज व्हाट गेट्स यू फ्रॉम अ 3.5 crores to 125 crores. So this is what takes you to the next level. This is what makes your patient or your client a sales agent. ये अलग बना रखी है, तू बैठे रहे बनिया बन के। मेरा CRM ही तो मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस टीम है। CRM ऑर्डर लेने के लिए है या ऑपरेशन चैलेंजेस, बिकॉज अगर उसको दे दोगे ना काम, तो गलतियां बहुत बार उसकी वजह से हो रही होंगी, तो वो बताएगा नहीं। तो आपकी क्वालिटी टीम अलग होनी चाहिए, ऑडिट टीम अलग होनी चाहिए। बिल्कुल। माइक पास रख डॉक्टर साहब, माइक पास रखो। हाँ हेलो। हाँ, क्वालिटी टीम अलग होनी चाहिए, ऑडिट टीम अलग होनी चाहिए। ऑडिट की रिपोर्ट हम लोगों के पास आती है, उनके पास जाती भी नहीं है, डायरेक्ट उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिकॉज अगर वो दोनों मिल गए आपस में तो फिर वो आपकी रिपोर्टिंग ठीक से नहीं करेंगे। आपके पास ऑडिट टीम होती है, तो वो क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ और सर बताएंगे आपको, कॉल सेंटर में भी BD में आपकी ट्रेनिंग एंड TND की टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है? तो उनकी पूरी चेकलिस्ट है, 80-85 चेक पॉइंट्स हैं कि कॉल ओपनिंग कैसे होनी चाहिए, बॉडी टोन क्या होगी आपकी, वॉइस टोन क्या होगी, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल किए आपने, क्लोजिंग कैसे करी, प्रोबिंग क्वेश्चन पूछे, ओपनिंग क्वेश्चन पूछे, ठीक है, क्या कोई ग्रीवेंसेस था कैसे सॉल्व किया है। तो वो पूरा उसके बाद उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को, सैंपल को सुनते हैं, तो उनको फीडबैक जाता है। नहीं, बिकॉज एम्पैथी अगर नहीं होगी उसमें अगर सही से, तो वो पॉसिबल। आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी बढ़िया अच्छी कंपनी होनी चाहिए। हाँ जी। और पैसे खर्च करने में आपकी मतलब, रुक जा, आपको चाहिए कि मेरी कंपनी हो रॉकेट, और उसके लिए जो काम करने की जरूरत है, बोल रहे हो कि पार्किंग मिल जाए वही बहुत है। आप बोल रहे हो कि एम्बुलेंस और पार्किंग मिल जाए वही बहुत है।
ये कहता है सर हम आपको पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं। एम्बुलेंस फ्री है हमारे यहाँ नोएडा में, कोई कॉल करना फ्री कर रखा है। टेस्टिमोनियल है यहाँ पे, बोले हॉस्पिटल जाने का मन हो रहा है। सर आपके इंटर्न्स हायर करते हैं, सेल्स इंटर्न्स? नॉर्मली इंटर्न हम हायर नहीं करते। 1 महीने के लिए आना चाह रहा हूँ आपके पास। नहीं बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, कभी भी आते हैं सर, मैं दिखा दूंगा और सिस्टम प्रोसेस। ओके ओके सर सीखना चाह रहे हैं एक्चुअली। अच्छा बैठ जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब आप प्लीज कैरी ऑन करो। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पूछो सीधे। तो एक तो ऑफलाइन टीम में फ्लोर मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स के जो एक्सपीरियंस है नॉर्मली, एक तो होता है कि आपने नॉर्मली इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है ना, उसका फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो चुका होता है, तो उस समय आप कुछ कर नहीं सकते हो। डॉक्टर नहीं आया, नर्स नहीं आई, खाना अच्छा नहीं मिला, ठीक है, मच्छर थे, ठीक है, सफाई अच्छी नहीं थी, ठीक, दवाइयाँ अच्छी नहीं मिली, ट्रीटमेंट डिले हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लास्ट में लेते थे, पहले ऐसे ही हम लोग शुरुआत में करते थे, बट हम लोगों ने सोचा कि क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं इसको, कस्टमर एक्सपीरियंस अगर ख़राब हो रहा है उससे पहले ही पता कर लें, ठीक है कि तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारी जो टीम है, ऑफलाइन टीम है, वो उनसे मिलती रहती है वहाँ पे, जो फ्लोर मैनेजर्स हैं, कस्टमर उनके फीडबैक्स लेते रहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसी टाइम सॉल्व कर देते हैं, सो दैट जाते समय जब जा रहे होते हैं तो उनका हमें वो 5 स्टार रेटिंग देके जाते हैं। यही वजह है कि हमारे 4 पॉइंट्स रेटिंग है और 14,000 रिव्यू हैं, जो किसी मेदांता फोर्टिस मैक्स के मिनिमम से 4 गुना ज़्यादा रिव्यूज अच्छे हैं हमारे। आप समझ रहे हो? तो हमने क्या किया कि प्रिवेंशन पे फोकस किया कि कैसे एक्सपीरियंस को हम खराब होने से पहले बचा लें। उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट हैप्पी होकर जाता है, एक्सपीरियंस अच्छा देके जाता है, रिव्यू अच्छा देके जाता है, और रेफरल भी जब कभी होगा, आजकल सबको पता है सोसाइटी में जब भी आप देखते हो ग्रुप्स होंगे सबके, पूछते हैं कौन आसपास अच्छा अस्पताल कौन सा है, डॉक्टर कौन सा है, गायनी कौन सी, तो रेफरल, इनडायरेक्ट रेफरल ऐसे बढ़ जाते हैं। कौन सा टाइम? अब तो मैं सुबह 10 बजे, 9:30 बजे ऑफिस जाता हूँ, 6 बजे मैं भाग के घर आ जाता हूँ, बेटे के साथ खेलता हूँ अपने रोज़, कोई काम नहीं 6 के बाद। बट हाँ 4M कर रहा हूँ मैं, वो और ग्रोथ की वजह से कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी की वजह से कर रहा हूँ, आगे जाना 4:30-5 बजे उठता हूँ रोज़। लेकिन मैं सुबह 9:30-10 बजे पहुँचता हूँ, 6 बजे के बाद मैं कुछ काम नहीं करता। नहीं वो ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द टाइम आके आप काम कर रहे तो थे उसके लिए ना वो सर बताएंगे, सर ने बताया होगा आपको। देखो जब आप ऑपरेशंस में, एक तो टीम चाहिए आपको, डेलीगेशन चाहिए, फॉलोअप चाहिए, ट्रैकिंग चाहिए। अब मेरा विजन बहुत बड़ा है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, अब तक हम बहुत कुछ कर चुके होते, बट उतना जितना मैं सोचता हूँ, जितना मैं डेलीगेट करता हूँ, उतना अभी नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को भी मतलब खुद नहीं कर सकते सारा काम, आपको डेलीगेट करना पड़ेगा, लोगों को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, लोगों को पावर देनी पड़ेगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी, और एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, चाहे वो आपकी ईए हो या आपकी पीसीज हो, तो उसको ट्रैक कर सकें और कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि सबका जो सेंस है ना, वेयर इज द स्टार्टिंग फ्रॉम? डू यू वांट टू नो वेयर इज द स्टार्टिंग फ्रॉम? व्हाई यू नॉट बीइंग एबल टू डू दिस? यस? नो? The reason is because you don't have a vision in which you believe. You don't believe in that vision. मतलब आपके पास विजन है, you don't believe in it. आपने कागज पे लिख दिया क्योंकि क्लास में एक्सरसाइज हुई, आपने टाइम की, उसमें सबने बोला कि भाई हाँ 5,000 करोड़ पे पहुंचना है, आपने लिख दिया और उसके पोस्टर चिपका दिए। अगर मैं आपसे पूछूं डू यू बिलीव यू कैन बी ए 5,000 करोड़ कंपनी? नो। अगर आप बिलीव करते, आपके एक्शंस बहुत अलग होते। आप बोलते भाई 5,000 करोड़ की कंपनी बनानी, 6 लोग और रख दें, रिक्रूट कर, एक चीज मैं बताऊंगा, खर्च कर, क्योंकि ये खर्चा सारा वापस आने वाला है। सर ने जो बताया, टीम हायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हायर टीम नहीं कर पाए अच्छे से, और हर लेवल पे रहेगा, कभी भी ये बंद नहीं होने वाला है, तो जब आप ग्रो कर रहे होते हो, नेक्स्ट लेवल पे जाने की सोच रहे होते हो, तो हर बार आपको अच्छी टीम चाहिए उस लेवल के लिए। तो हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, डिस्पाइट वी आर हैविंग 8 और 10, जो 8 से 10 रिक्रूटर बैठे हैं मेरे पास, 8 से 10 रिक्रूटमेंट की टीम बैठी हुई है, और 20 एजेंसी से साइन अप कर रखा है। वो अपने अलग रिज्यूम भेजती हैं, CV भेजती हैं, और पर रिक्रूटर हमारे अलग बैठे हुए हैं,
और हायरिंग हमारी हर महीने 150-200 हायरिंग होती हैं, एट्रिशन थोड़ा बहुत होता रहता है। तो जो आपको हम लोग बहुत बार फोकस नहीं करते हायरिंग पे, तो आपको एक्स्ट्रा हायरिंग करनी चाहिए और साथ में ये वो भी रहना चाहिए हायरिंग के साथ फायरिंग भी। अगर आपको बंदा ठीक नहीं लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, 2-3 महीने का टाइम दे दिया तो साथ में फायर कर दो, बट हायरिंग जरूर करो। बहुत बार कहता हूँ हम कंजर्वेटिव होते हैं, हायरिंग नहीं करते हैं। तो अगर आपने हायरिंग नहीं करी तो फिर आप बड़ा गोल नहीं अचीव कर सकते। फिर तो आप अपना जैसा कर रहे हो, जिस तरह से कर रहे हो उसी तरह से करोगे। करते जा और रहे हैं। इंटरव्यू और लेने आपकी से बहुत सीखने को मिलता है। जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो एमआई बोलते हैं इसको, मार्केट इंटेलिजेंस। तो बहुत सारे लोग जब इंटरव्यू में आपको इतनी सारी नॉलेज दे के जाएंगे, इतने सारे स्किल सेट बता के जाएंगे आपको, जो आपको जिसको इंप्लीमेंट करोगे, समझोगे, सीखोगे। भले अगर हायर नहीं भी कर पाया आपने या उसने ज्वाइन नहीं किया, बट ही विल। इवन मैंने क्या करा, एक और बताऊँ सर, बोनस दूँ इनको। कितने लोग चाहते हैं? चाह ही नहीं रहे। नहीं, मांग ही नहीं, आवाज ही बोनस नहीं। कितने लोग चाह रहे हैं? नहीं, अभी चाह ही नहीं रहे। आवाज से। बोनस कितने लोग चाह रहे हैं? तो बहुत बार क्या होता है, आप किसी को फुल टाइम हायर नहीं कर पाते हो, ठीक है, फुल टाइम नहीं हायर कर पा रहे हो, या वो आपका ब्रेकेट अच्छा नहीं है, पे बैंड अच्छा नहीं है आपके पास, या वो बंदा आना नहीं चाह रहा है, तो हायर देम एज ए कंसल्टेंट पार्ट टाइम। बहुत बढ़िया, मजे वो आ आपको गए। स्ट्रेटेजी दे देंगे, इंप्लीमेंट करा देंगे, आपकी टीम को सिखा देंगे, उनको कॉलर खड़ा हो जाएगा कि मैं कंसल्टेंट बन गया हूँ, सैलरी उनको पैसा दे दो अच्छा थोड़ा सा, 3-4-6 महीने में आपको टूल्स टेक्नोलॉजी सब बता के चले जाएंगे और आपने हायर कर दिया। तो आप किसी राइवल कंपनी या कोई बहुत बड़ी कंपनी या मतलब कहीं से कोई एक टॉप 10, 20, 30, 40 कंपनीज इंडिया की, उसमें से किसी बंदे के सीईओ को बुला के, सेल्स हेड को बुला के, मार्केटिंग हेड को बुला के उसको एज ए कंसल्टेंट रख लो। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना जो आपकी जो विजन है। और उससे पहले ASP इम्प्लीमेंट कर लो। और ASP इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़े कंसल्टेंट सर खड़े हुए आपके सामने। तो लीड नर्चरिंग किसी और का एग्जांपल देता हूँ, कोई बताएगा? मैं उसको देता हूँ, मेरा तो मैंने एग्जांपल दे दिया कई बार। तो आप बताओ क्या प्रोडक्ट है आपका? ज्वेलरी का ना। तो लीड कैसे आती है आपके पास? रेफरेंस आती है ना। तो जब अगर मान लीजिए कोई किसी के पास ज्वेलरी की लीड्स आ रही है रेफरेंस से, ठीक है, तो अब आपने एज सेक्स देख लिया, उसका पता लग गया आपको, ठीक है, और उस एज सेक्स के हिसाब से आपको आइडिया लग गया कि इसको क्या लीड क्या चाहिए हो सकता है, ठीक है, एक तरीका वो। या आपने कॉल कर लिया कि उसको मान लीजिए डायमंड चाहिए, गोल्ड चाहिए, झुमका चाहिए, या ये चाहिए, हार चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, सेट चाहिए। तो उसके बेस पे आप पहले तो आप अपने, क्योंकि ज्वेलरी में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब लोग मानते हैं, बिना ट्रस्ट के कोई नहीं खरीदता। तो अपना ट्रस्ट बनाने के लिए अपने बारे में कितना पुराने ज्वेलर हैं, कितने लोग कर रहे हैं, क्या आपके, तो अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, पहले तो वो भेजना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर आपने क्या करा, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो प्रोडक्ट के सैंपल भेजना शुरू कर दिए। क्या USP आपकी है, लीड नर्चरिंग में USP भी आपको बतानी पड़ती है, मतलब क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है आपका अपने कंपटीटर से, कि आपका मेकिंग चार्ज कम है, वारंटी गारंटी ज़्यादा है, कस्टमाइज बना के भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसके अलावा फिर कॉल कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया, उसके अलावा तो ये व्हाट्सअप मेल तो आप कहने चले, व्हाट्सअप कॉलिंग से आप सैंपल घर भेज सकते हैं आपके। अपना बंदा आजकल तो ये हो रहा है ना, हमारे सोसाइटी में टावर में रहता है एक ज्वेलर, वो तो आके घर में आके सैंपल दिखा देता है आके शाम को सबको। तो आपको लीड नर्चरिंग में अबाउट योर कंपनी, उसकी क्या ट्रस्ट है, इंटीग्रिटी लेवल, उसके बारे में बताना चाहिए, अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द सर्विस, ठीक है, क्या USP है, क्या पैकेज है, क्या आपके एक्स्ट्रा ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे ऑफर्स भी है ना, वो भी आप डाल सकते हो। अच्छा, वो ऑफर्स बताने पड़ेंगे एक आपको। सेकंड, आप अभी ना हम लीड पे अटक गए, अब इसके बाद आगे बढ़े ही नहीं, वो एक और भी चीज़ें हैं बहुत। सो लीड नर्चरिंग हो गई, लीड बन गया, वो आ गया, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है, फॉर वेरियस, जैसे जिसके साथ क्या क्या करते हो। रेफरेंस इंजन चल रहा है आपका, नहीं चल रहा? चल रहा है। रेफरेंसेस आती हैं बढ़िया क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पेशेंट OPD में दिखाने आया, तो अगर पेशेंट OPD में दिखाने आया तो उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग के साथ में उससे कुछ रेफरेंस मांग लेते हैं, वहीं पे फॉर्म भरवा देते हैं कि अगर आप हैप्पी हो हमारी सर्विसेज से तो रेफरेंस दे दो, तो उनसे मांग लेते हैं। दूसरा, अगर कोई सर्जिकल पेशेंट आया,
हैप्पी होके जाता है, फीडबैक कॉल जाती है तो दे आज की बैक, अगर आप रेफरेंस देना चाहें तो वहाँ रेफरेंस दे सकते हैं, तो रेफरल सेल हो गई। तीसरी बात जो अब आगे बात चलते हैं, जैसे जो अभी हम इसमें ASP में सीखेंगे कि उसके बाद आपको अपने जो सेल्स कोऑर्डिनेटर हैं या जो कॉलर्स हैं या जो जिनको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, उसके लिए उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं कि जैसे कि वो सेल पे ही फोकस करें। तो सर ने जैसे बताया, ऐसे हमने डीप डिवीजन ऑफ लेबर करा हुआ है कि सेल्स वाले सिर्फ सेल्स ही करते हैं, और सेल्स का मतलब है कि 1-to-1 डिस्कशन विद द प्रोस्पेक्ट्स या लीड्स। इसके अलावा जो उससे पहले वाला काम है और उसके बाद वाला काम है, दैट हैज़ टू डन बाय द सेल्स ऑपरेशन टीम, जिसमें सेल्स कोऑर्डिनेटर हैं, टीम लीडर्स हैं, जो भी उनके हैं वो करेंगे। तो अब जैसे किसी को मिलने जाना है कॉर्पोरेट में, तो मेरी जो सेल्स कोऑर्डिनेटर है कॉर्पोरेट की लिस्ट से अपॉइंटमेंट पहले उनसे फिक्स कर देगी, मीटिंग पहले फिक्स कर देगी, उस शाम को उसको बता देगी अगले दिन कि आपको इनसे मिलने जाना है, उनका मिलने चला जाएगा, वो गूगल फॉर्म भरेगा, फीडबैक कॉल करेगी। तो सो दैट क्या होगा, बंदा सेल्स वाला फोकस करेगा, सेल्स पे ही फोकस करेगा, टाइम बचेगा, मल्टीपल मीटिंग्स कर लेगा। दूसरा तरीका क्या बताया कि हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन का हाइब्रिड मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोग, जैसे आप लोग यहाँ कर रहे हो कि बहुत सारी लोग जो हैं वो ऑनलाइन ही सेल्स लीड्स क्लोज हो जाती हैं, जिसको हम लोग इनसाइड सेल्स बोलते हैं। इनसाइड सेल मतलब कि आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर को फ़ोन किया, उससे पूछा कि आप क्या कर सकते हो और उसको अपना प्रपोजल भेजा, ठीक है, सर्विसेज के बारे में बताया, अगर उसको कोई रिक्वायरमेंट है वहीं MOU साइन किया, और जो उसने पेशेंट्स भेजे या जो भेजा उसको भर्ती करा, उसको सर्विसेज दी और उसको फीडबैक और फॉलो कर बता दिया उसको। दिस इज इनसाइड सेल। सर क्या जैसे जो, तो वो बेसिकली जो ऑनलाइन सेल्स है, जूम कॉल्स पे करते हैं, वीडियो कॉल्स पे करते हैं, तो वो इनसाइड सेल की टीम अलग करती है, वो फिजिकली जाती नहीं है। जूम पे कौन सी सेल करते हो, ये डॉक्टर के साथ? डॉक्टर, नर्सिंग होम, कॉर्पोरेट्स, तो इनके साथ जूम पे होती है सेल्स? हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो डॉक्टर के साथ आप उसको बैठ के समझा सकते हो कि भाई हमारे को NCR पेशेंट में मान लीजिए 2,500 डॉक्टर, 2,500-3,000 डॉक्टर्स हैं, तो अगर सबको, सारे नहीं कन्वर्ट होते हैं बट 20-30% लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उनके पास वो CRM में जाना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा उनको कि भैया जो पेशेंट सर, अगर मान लो कि इनसे मेरा टाइप हुआ तो इनको हर 15 दिन में 20 दिन में एक कॉल चली जाएगी, व्हाट्सएप चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा, ठीक है। और अगर उनके पास कोई पेशेंट और रेफरिंग पेशेंट्स होगा या कोई किसी का कोई चेकअप कराना है तो दे विल रेफर, जो इनके नाम से आएगा मेरे सिस्टम में, डिस्चार्ज होगा, फॉलोअप होगा, उनको फीडबैक चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इनसाइड सेल, जो ऑनलाइन सेल है जिसमें फील्ड सेल होती नहीं है, वो डिपार्टमेंट एक सेट किया है, जिसमें 3-4 कोऑर्डिनेटर हैं, एक इनका हेड है, डाटा माइनिंग करते हैं वही, जस्ट डायल हो, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनकी वो डाटा माइनिंग करके उनके मेल, व्हाट्सअप मैसेज भेज के उनसे बात करते हैं, कॉल करते हैं, और फिर उसके बाद उस पूरी प्रोसेस में डाल के क्लोजर करते हैं, जैसे हमने बात डिस्कस किया है। फिर जो बात कर रहा था मैं कि अब ये तो प्रोसेस हो गई, अब सेल प्रोसेस को, जैसे मान लीजिए मैं कॉलर हूँ, मैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेली कॉलर है, BD या जो भी बोलते हैं, अब मेरी एक कॉलर तो होता है कि वो 25 लाख की सेल कर रहा है महीने में, एक 5 लाख की कर रहा है, एक 10 लाख की कर रहा है, तो सबको कैसे ईगल बनाया जाए या सबको एटलीस्ट एवरेज लेवल पे कैसे लेके आया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ भी होता है, आपके में होता हो, जो 3-4 लोग होते हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बट बाकी टीम जो है एवरेज या बिलो एवरेज या पुअर कर रही होती है। तो उसमें आप सिस्टम लगा सकते हो, वो सिस्टम और सीट्स सर बताएंगे, दैट इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सीट्स हैं वो, अगर आपने लगाई तो। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मुझे लीड अलॉट जो 5 और 11 या 5 और 9, 5 और 10, तो सर बताएंगे उसमें कि जो जैसे हम लोग लगा रखी है उसमें कि जैसे मान लीजिए मेरे पास को, मैं कॉलर हूँ, मुझे लीड्स, तो मुझे कितनी डेली की लीड्स दी गई, मुझे कितनी लीड्स पे मैंने कॉल किया, क्या मेरा कनेक्ट कितनी लीड्स कनेक्ट हुई, कितनी कनेक्शन के बाद कितनी क्वालिफाई हुई, क्वालिफाई के बाद कितना टेली कंसल्टेशन हुआ, कितना फिजिकल OPD हुई उनकी, और कितना कन्वर्जन हुआ। तो इस स्टेप में हमने हर स्टेप पे पोस्ट लगा रखा है। पोस्ट मतलब हर स्टेप की स्क्रिप्ट अलग है, हर स्टेप की। जैसे मान लीजिए टेली कंसल्टेशन डॉक्टर करेगा तो उसकी स्क्रिप्ट अलग होगी ना, बिल्कुल अलग होगी। BD क्वालिफाई करेगा तो उसकी स्क्रिप्ट अलग होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं BD हूँ, मेरे पास एक लीड भेजी थी, तो मैं पूछूँ क्या उससे कि आपका नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स, कहाँ रहते हो, क्या एड्रेस है, कैश पेशेंट है, TP है, इंश्योरेंस है, कैसे पता लगा आपको, कौन सी सर्जरी करानी, कौन सी इलाज कराना है आपको। तो ये मैंने लीड क्वालिफाई यहाँ पे कर ली। कुछ क्वालिफाई होंगी, कुछ क्वालिफाई नहीं। वो होगा कि मैं तो रहता हूँ चेन्नई रहता हूँ, आया था नोएडा घूमने, मैंने फॉर्म गलती से भर दिया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गई। या उसने कहा कि मैं तो भाई वो हूँ जो फाइनेंशियली वायबल नहीं हूँ, तो मेरे लिए ठीक नहीं है,
ठीक है, तो जो डिस्क्वालीफाइड लीड है वो जंक में चली जाती है डाटा में। उसमें भी इंटरेस्टेड और डिस्क्वालीफाइड दो अलग, नॉट इंटरेस्टेड अलग करते हैं और डिस्क्वालीफाई अलग करते हैं। डिस्क्वालीफाई तो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो गई, वो हमारे काम की नहीं है, वो तो जंक डाटा में चली जाएगी। जो नॉट इंटरेस्टेड मतलब अभी इंटरेस्टेड नहीं है, मे भी बाद में कभी, उसको हम लीड नर्चरिंग में डाल देते हैं पीछे। ठीक है, उसके बाद वो कोई कस्टमर है जिससे मिलने गए, आज सेल कॉल हुई, सेल्स वाले ने करी, उससे मिल के आए और ये डील क्लोज नहीं हुई, मगर ये कस्टमर खरीद रहा है ये वाला माल, किसी और से खरीदेगा। उसके बाद इस कस्टमर का क्या फॉलोअप होता है? ZERO 0। इस कस्टमर को कचरे में डाल देते हो और ये क्वालिफाइड लीड है। वो अभी नॉट इंटरेस्टेड है बट बाद में हो सकता है। अरे अभी नहीं, यू लॉस्ट द डील। नो, ही इज इंटरेस्टेड, वो खरीदेगा मगर तुमसे नहीं खरीद रहा बिकॉज उसको तुम्हारा अभी पसंद नहीं आई, तुम्हारा ऑफर पसंद नहीं आया, तुम्हारा डिस्काउंट पसंद नहीं आया, तुम्हारा क्रेडिट पसंद नहीं आया, तुम्हारा ऑफर पसंद नहीं आया, तुम्हारा वैल्यू प्रोपोजिशन पसंद नहीं आया। तो ये बंदा आज तुमसे नहीं खरीद रहा, आज इन्होंने बोला आपसे नहीं खरीदूंगा, या फॉलोअप में चला गया। आपने पूरा सेल्स फनल रन कर लिया, उसके बाद एंड में ये 3 महीने 2 महीने बाद बोलता भाई मैंने तो इससे खरीद लिया। उसके बाद इसको आप क्या करते हो? कचड़े में डाल देते हो। उस बंदे को जब तक उसकी मृत्यु ना हो वो मेरे लिए कस्टमर प्रोस्पेक्ट है। यस, या कहीं और से सामान खरीद ना ले, दो, या तो वो गया या उसने वो सर्विस कहीं और से अवेल कर ली, जब तक नहीं अवेल तब तक वो, लेकिन वो तब भी आप उसको दूसरी सर्विस के लिए रख सकते हो फ्यूचर में। अरे वो अगले महीने भी खरीदेगा, अगले से अगले महीने भी खरीदेगा, अगले से अगले महीने भी खरीदेगा। एक ही बार होती है। आपने टेंडर अप्लाई किया, वो उस तो बंदे के गया, साथ बात की, जो भी किया, वो लेडी एक बार ज्वेलरी खरीद के चली गई, वो जिंदगी भर खरीदने वाली है। वो आदमी एक बार ज्वेलरी खरीद के गया, वो जिंदगी भर खरीदने वाला है। हर साल वो 4 बार ज्वेलरी खरीदता है। आपसे कितनी बार खरीद रहा है? ZERO। क्या कर रहे हो? अगर वो प्रॉस्पेक्ट है तो वो जिंदगी भर का प्रॉस्पेक्ट है। सॉरी, उसके बाद आप कह रहे हो भी हर स्टेप पे हम कन्वर्जन रेशियो निकालते हैं। एक मिनट, आप कह रहे हो कि वो बंदा क्वालिफाई करने के लिए हम बोलते हैं कि वो नॉट क्वालिफाइड है, फिर वो इंटरेस्टेड नॉट क्वालिफाइड, क्या बोल रहे थे बताओ? तो क्वालिफाइड है तो आगे स्टेप पे चली जाएगी लीड। ठीक है, तो हम हर स्टेप पे भी कन्वर्जन रेशियो निकालते हैं कि मान लो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जी, कुछ बीडीज बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं 100 कॉल्स थी, कनेक्टेड 85 हुई, बट एवरेज कनेक्शन रेट हमारा 75 है, मान लीजिए एग्जाम्पल। तो 25% कम क्यों है? तो वो हो सकता है सही से कॉल ही नहीं करता होगा, फॉलोअप ही नहीं करता, तो उन पर रिपीट कॉल होती हैं। तो हर स्टेप पे मतलब प्रोस्पेक्ट्स से लीड बनना, वो एक कन्वर्जन रेशियो क्या है। लीड से कनेक्शन कॉल करना, वो कनेक्शन रेशियो, कितना कन्वर्जन रेशियो वहाँ पे है। कॉल करने से कितनी कनेक्ट हुई, उसका कन्वर्जन रेशियो। कनेक्ट होने से कितनी क्वालिफाई हुई, वो कन्वर्जन रेशियो। बहुत सारे लोग क्वालिफाई से नहीं करते, उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं होती है, तो क्वालिफिकेशन रेशियो कम हो जाता है। क्वालिफाई से कितनी हमने नेक्स्ट स्टेप पे टेली कंसल्टेशन के लिए, अरे लिख लो ये सब, के लिए सब बताएंगे सर, लिखने की जरूरत नहीं है, आप बताओगे तो सर। अरे मगर आप लिख लो, अभी समझ में तो आने लगे कि भाई तुम्हारे कॉल, तुम्हारी सेल्स फनल में, तुम्हारे सेल्स FMS में ये सब स्टेप्स हैं क्या? तुम्हारे सेल्स FMS में स्टेप है लीड, ऑर्डर। ये तो अभी तक उससे सेल्स की बात भी नहीं हुई, मीटिंग भी नहीं हुई। अभी मीटिंग से पहले 5 स्टेप हैं, मीटिंग से पहले 5 कन्वर्जन रेशियो चल रहे हैं इसके। तुम्हारे मतलब उसने इंटरेस्ट दिखाया से लेके क्लाइंट बना के नहीं, बस ये तुम्हारा कन्वर्जन रेशियो चल रहा है। और उस पे भी सर बताएंगे हर स्टेप पे ऐसी कौन सी आप स्ट्रेटजी लगा सकते हो जिससे कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाए। आप समझ रहे हैं? अगर लीड जनरेशन बढ़ानी है तो लैंडिंग पेज में क्या इंप्रूवमेंट करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, FAQs कैसे होनी चाहिए, कॉल नंबर क्या होना चाहिए, फॉर्म्स कौन से होने चाहिए, ऑफर्स कौन से होने चाहिए। आप ऑफलाइन रखो, क्योंकि अभी यहाँ ऑफलाइन में भी मान लीजिए प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो मान लीजिए प्रोस्पेक्ट से पैम्पलेट कितने बंटवाने हैं आपको, अखबार में ऐड कौन सा देना है, ठीक है, कॉलिंग कितनी करवानी है, ऑटोमेटेड कॉल्स कितनी करनी है, क्या व्हाट्सअप जो मार्केटिंग कर रहे हो उसमें क्या मैसेज जाना चाहिए, क्या कॉल टू एक्शन होना चाहिए उसमें।
तो प्रोस्पेक्ट से लीड में ऐसी कौन सी नई स्ट्रेटजी लगा सकते हो जिससे प्रोस्पेक्ट से लीड कन्वर्जन बढ़ जाए, लीड से कॉल्स पूरी हो जाएं, तो कितनी टीम बिठानी है आपको, उनकी क्या ट्रेनिंग देनी है, कॉल से कनेक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे कनेक्शन में क्या होता है आजकल बहुत सारे लोग स्पैम कर देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि आपका लैंडलाइन नंबर जाता है IVR से, स्पैम हो जाता है और कॉल्स कनेक्ट नहीं होती हैं। और दूसरा है कि आजकल लैंडलाइन नंबर से लोग उठाना ही बंद कर दिए कॉल्स, ठीक है, तो हम इतना घुस जाते हैं, तो GSM कैसे लेके आना है, ठीक है, कॉल मोबाइल से कैसे जाएगी, या आपने लैंडलाइन से करा है, उसने नहीं फ़ोन उठाया, तुरंत उसी टाइम मोबाइल से दोबारा कॉल जाएगी उसको, सो दैट कनेक्शन रेशियो आपका बढ़ जाए। हॉट लीड्स होती हैं, पेड लीड्स होती हैं, तो कनेक्शन अगर नहीं होगा तो फिर तो कन्वर्जन जीरो हो गया आपको वहाँ पे। तो अरे हमारे यहाँ तो फोन ही नहीं कर रहे, आपके यहाँ तो कर रहे हैं सर। अरे मैं कह रहा हूँ यहाँ जो जनता बैठी है उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम है कि वो हमारे जो लोग बैठे हैं वो फोन ही नहीं कर रहे। आज तो ये दवाई खा के आया, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और तबीयत ठीक होती तो फिर एनर्जी बहुत डाउन है, मेरा बहुत वीकनेस है। ये अभी वीकनेस में बात कर, जब ये ASP कर रहा था तो हर बार ये जब शेयरिंग के लिए उठता था मेरे को बिठाना पड़ता, मैं कहा डॉक्टर साहब बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं भी बात कर लूं। तो आपको स्ट्रेटजी देखनी पड़ेंगी हर स्टेप पे, फिर वो आप देखेंगे उन स्ट्रेटजीज को लगा के हर स्टेप पे कन्वर्जन रेशियो कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर उसकी MIS निकालनी पड़ेगी, टीम लीडर को बता के उसको बतानी पड़ेगी भैया अगर मेरा कनेक्शन रेशियो 50% है तो तुम्हारा 40 क्यों है, तो उसकी ट्रेनिंग होगी, टीम लीडर को जाएगा, ट्रेनिंग को जाएगा उसके, तो उसकी स्क्रिप्ट सुनी जाएगी, उस पर क्या उसने क्या बोला क्या नहीं है, तो उसको उस हिसाब से रिव्यू करा जाएगा। फिर सर जो बताएंगे, सर तो महान है, वो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया अभी तक। ठीक है कि ये अभी आप कह रहे हो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ नहीं कर पाया हूँ, तो नेगेटिव स्कोरिंग निकालना वो तो बिल्कुल अलग है, वो अभी मत डराओ, रुक जाओ, छोड़ दो, छोड़ देता हूँ मैं वो मैं लेकिन हाँ अगर आपने साइंस इम्प्लीमेंट कर दिए, मतलब हर स्टेप पे कहता हूँ, अगर आपने लीड क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आप डॉक्टर कंसल्टेशन कर रहा है, वहाँ मैंने वो लगाई स्पिन लगाई एग्जांपल, स्पिन एक्चुअली स्पिन की बुक ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे बनी हुई है। जो डॉक्टर क्या करता है, वो कहता है ना, स्पिन वाला कहता है कि प्रॉब्लम पहले पता करो आप, तो आपने स्पिन लगा रखी है पूरी? हाँ अब तो वो लगाई, स्पिन लगाई, इसलिए क्या अब बता रहा हूँ सर, वो भी बता रहा हूँ। हाँ। तो स्पिन का प्रोसेस क्या है, SPIN, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशंस, नीड पे ऑफ। सिचुएशन मतलब कि क्या उसकी नॉर्मल बैकग्राउंड डाटा वगैरह जो होता है, ठीक है, और प्रॉब्लम्स पता है आपको, ठीक है, इम्प्लीकेशंस जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और उसके बाद नीड पे ऑफ करना होता है आपको। तो प्रॉब्लम पे एक्चुअली सारा कुछ उस पर इन्वेस्टिगेशन में सारा कुछ घूम, एक्चुअली वो थोड़ा और डिटेल में बताऊँ तो PIDO है, प्रीलिमिनरीज, इन्वेस्टिगेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड आपका ऑफरिंग योर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन पे स्पिन है, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशंस और नीड पे ऑफ। तो सिचुएशन क्या होती है, हमारा मरीज होता है, नेम इज सेक्स आता है। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं उसको, कि आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, गला दर्द है, पेट दर्द है, या पेट दर्द हो रहा है किडनी स्टोन की वजह से। कॉम्प्लिकेशंस, तो हमारा डॉक्टर कैसे हिस्ट्री लेता है, उससे पूछेगा ना कि कितने कब से बुखार आ रहा है आपको, कब से आपको पेट में दर्द है, कितनी बार हॉस्पिटल गए हैं, किसका इलाज करा रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट ली है आपने, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन सारी होती हैं। फिर उससे पूछेगा क्या कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुआ आपको, किसी डॉक्टर के पास गए तो उसने क्या बताया, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते तो हैं। ये सब बाकी सब बिजनेस में भी लग रहा है? नहीं, अब हमें टेली कंसल्टेशन हमारे करते हैं सर, यही तरीका है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बाकी सब बिजनेस में भी स्पिन लगता है। हाँ वही कर रहा हूँ, तो यही तरीका है ना कि प्रॉब्लम्स को कैसे, नीड्स को, स्मॉल नीड्स को, प्रॉब्लम्स को, जो इनको इम्प्लाइड नीड्स बोलते हैं, छोटी प्रॉब्लम को एक्सप्लिसिट नीड में कैसे कन्वर्ट करना है। तो वो आप जब उनसे प्रॉब्लम क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है, इम्प्लीकेशन पूछोगे, जैसे मान लो किसी में आप एक सॉफ्टवेयर बेचने जा रहे हैं, अब सॉफ्टवेयर बेचने में हो सकता है मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ओके हो, मुझे कोई प्रॉब्लम उससे नहीं लग रही हो, मैं चेंज नहीं करने जा रहा हूँ, बट अगर उसने होमवर्क कर लिया है, उसने बताया कि इस सॉफ्टवेयर की वजह से आपका इतना रेवेन्यू लीकेज हो रहा है, इतनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी खत्म हो रही है, उसकी वजह से इतना आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम देना पड़ रहा है, इतने आपका कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, इतना रेवेन्यू लीकेज यहाँ हो रहा है, तो
पाइलिंग करते करते क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में उसकी जो अर्जेंसी वो बढ़ जाती है, उसकी जो नीड है, छोटी नीड बड़ी नीड में कन्वर्ट हो जाती है। तब आपको सेल करना उस समय बहुत आसान होता है। उस समय आपको बेनिफिट बता के अपने प्रोडक्ट या सर्विस के उसको सेल ऑफ कर सकते हो। तो इम्प्लाइड नीड को एक्सप्लिसिट नीड में कैसे कन्वर्ट करें, थ्रू इम्प्लीकेशन क्वेश्चन, जिसको कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन बोल सकते हो, साइड इफेक्ट्स बोल सकते हो उसका, और वो भी 4 पैरामीटर्स में, कि उसके फाइनेंस में क्या लॉस होगा, उसकी हेल्थ में क्या लॉस होगा, उसकी फैमिली में क्या लॉस होगा, या उसके वहाँ पे टीम में क्या लॉस हो रहा है। उस 4-5 चीज़ों में बता के उसको वहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो क्लियर हो गया है यहाँ पे। तो हम हर स्टेज पे कन्वर्जन रेशियो निकालते हैं, उसके बाद उनकी MIS निकलती है वीकली, उनको बताया जाता है ये MIS है, तो उसके बेस पे उनको ट्रेनिंग फीडबैक देना, उनको इम्प्रूव करना, तो वो सब करते हैं इसमें। फॉलोअप होता है, फिर उसका MIS होता है, फिर उसके ऊपर कोऑर्डिनेटर बैठी है तो उसको देख रही है, फिर ट्रेनर बैठा है, ऑडिटर बैठा है। नहीं, डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स को हम बोलते हैं कि सिर्फ उनसे क्या करना है कि एथिकली आप पेशेंट्स को एक्सपीरियंस इंप्रूव कर दो, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। अगर डॉक्टर ने आपकी अच्छे से परेशानी सुन ली, आपको बैठने के लिए जगह दे दी, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया, आपको अच्छे से एग्जामिन कर लिया, ठीक है, आपको क्या टेस्ट कराने क्यों कराने बता दिया, आपको कन्वर्जन बढ़ जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? डॉक्टर बताते नहीं, लिख देंगे टेस्ट, जाओ करा लो जाके। नहीं, ये तो अच्छा ये छोड़ दो, आप ये सब घुसो मत, आप सेल्स की बात करो, आप इन सब में मत घुसो। बट आप ये है कि पेशेंट एक्सपीरियंस अच्छा हो, चाहे वो 15, कभी एक पेशेंट को 15 मिनट भी लगते हैं, किसी को 1 घंटा भी लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन उसकी। तो आप MIS निकालते हो, सबकी EM होती है? वो ऑपरेशंस मैं नहीं देखता हूँ, रश्मि देखती है सर। तो वो सारी EM वगैरह वो करती वो है, देखते हैं। आप क्रिएट करते रहते हो। बट मैं जब भी कभी जाता हूँ तो फीडबैक, मैं हॉस्पिटल में बैठता भी नहीं हूँ अब तो। सो हिज वाइफ इज विद हिम इन बिजनेस, सो वो EM, शी डज द EM पार्ट। Dr. G, what is the revenue ratio from B2C, B2B? B2C एंड B2B रेवेन्यू रेशियो, तो हमारे यहाँ जो अगर बात करें, B2B इज हाई टिकट साइज, तो मैक्सिमम रेवेन्यू 70-80% फ्रॉम B2B, 30% के आसपास, 20-30% इज कम्स फ्रॉम B2C। How much is the conversion in B2B and B2B, B2C? मैंने बताया आपको, इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। OPD के लिए अराउंड 30-40% की रेशियो है, और IPD के लिए 10-15% कम है। इट डिपेंड ऑन द कौन सा आप कैंपेन चला रहे हो। फेसबुक का कन्वर्जन बहुत कम होता है, गूगल एडवर्ड्स बिकॉज लोग तो आपको सर्च कर रहे होते हैं, तो वहाँ ज़्यादा होता है। और रेफरल लिस्ट में Majority is B2B. Majority is B2B conversion. मेजॉरिटी इज B2B। उसके बाद उसको ना देखो, हाँ, सब कुछ आपको भी ना, जो भी आपके क्लाइंट हैं जिनके पास वो प्रोडक्ट सर्विस नहीं अवेलेबल है, तो उनको एक चैनल पार्टनर चाहिए, ठीक है। सो दैट हम क्या करते हैं, जो पेशेंट रेफर भी किया तो वापस में डिस्चार्ज कर, उसके बाद भी वापस भेज देते हैं, ठीक है, और उसको बता भी देते हैं कि ये पेशेंट आपका ठीक हो गया, आपके पास हम वापस रेफर बैक कर रहे हैं। नहीं, अगर डॉक्टर पहली बार रेफर करा तो NBD है, ठीक है। NBD भी 2 तरह का, अच्छा, NBD CRR 2 तरह का हो गया। एक तो हो गया B2B वाला NBD, तो नया डॉक्टर रेफर कर रहा है तो NBD हो गया। एग्जिस्टिंग डॉक्टर दोबारा रेफर कर रहा है तो B2B में तो वो CRR हो गया। अगर पेशेंट नया आया तो वो NBD होगा उसमें, अगर B2C में। क्यों नहीं कस्टमर है सर? कस्टमर तो है वो आपका। B2B टाइप आपने किया उससे, आपने B2B टाइप, अगर मैं मान लीजिए आपकी कंपनी है, क्या कब बेचते हैं आप? सर आई एम इनटू हाई एंड रेजिडेंशियल इंटीरियर, तो आई सेल तो आपकी कंपनी 20-25 लोग, 50 लोग होंगे जी। तो अगर मैं आपसे टाइप करता हूँ, आप मेरे कस्टमर तो नहीं हो, बट पेशेंट आपके यहाँ कंपनी में कोई दिक्कत है, उनका एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप होना है, किसी को इमरजेंसी है, तो आप भेजेंगे, आपका HR मुझे भेजेगा जी। तो सेम वैसा ही है। ओके, तो B2B टाइप अलग हो गया ना जी। तो डॉक्टर क्या है, आप डिसीजन मेकर भी हो गए और इन्फ्लुएंसर भी हो गए हो। ओके, तो यू मेंटेन द रिकॉर्ड B2B सेपरेटली एंड B2C सेपरेटली? बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर। आइडियली B2C इज द बेस्ट, लॉन्ग टर्म में B2C अच्छा होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए हम लोगों को। वो आपके डिपेंड करता है आपकी पोजीशनिंग कैसी, ब्रांडिंग कैसी है आपकी, जी, आपके जी। लोगों पर ट्रस्ट कैसा है वहाँ पे। जी। हमारा B2B डॉक्टर से बहुत कम है। ओके ओके।
हाँ, तो एड्स जितने चलाना तो आपको अपने कैचमेंट एरिया के हिसाब से चलाने पड़ते हैं। जो आपका कैचमेंट एरिया हो, जैसे हमारा दिल्ली एनसीआर कैचमेंट एरिया है, हमने ऐसे भी डिवाइड कर रखा है सेल, आप लोग कर सकते हो। तो हमारा जो हेड क्वार्टर सेल्स है वो दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली है। हम बोलते हैं अप कंट्री, जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, हापुड़ है, मथुरा है, आगरा है, बुलंदशहर है, उसको हम अप कंट्री, उसकी टीम्स अलग होती हैं। तो वहाँ भी आप अपनी मार्केटिंग उसी से कर सकते हैं। पार्डन? ऑनलाइन सर ने मना किया ना ऑनलाइन बताने। अच्छा, बाकी सबको इसलिए बोला बताने की तो क्यों नहीं, ऑनलाइन क्योंकि में इनको मालूम नहीं, दिल बी ब्लैंक, बट दिव्या ने कर रखा है, थोड़ा सा बता दो, बहुत छोटा तो सा। ऑनलाइन में एंड देन विल रैप अप। मार्केटिंग शुड बी 360 डिग्री आपकी। ऑनलाइन होनी चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए, पीआर होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आपकी 360 डिग्री मार्केटिंग है तो कन्वर्जन रेशियो आपका बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि हम पीआर, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन पैसे खर्च कर रहे हैं, बट डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्टली दे आर इन्फ्लुएंसिंग और कस्टमर, और आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा। तो हम अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें तो हम लोग पीपीसी में गूगल एडवर्ड्स करते हैं, उसमें लैंडिंग पेज प्रोडक्ट्स वाइज बने हुए हैं। आप सर्च करोगे फिलिक्स हॉस्पिटल में गॉलब्लैडर स्टोन तो आपको टॉप पे दिखेगा हमारा नाम। तो प्रोडक्ट वाइज या डिपार्टमेंट वाइज, डॉक्टर वाइज हम लोग लैंडिंग पेज बनाए हुए हैं। इसके अलावा फेसबुक पे चलते हैं, पीपीसी, यूट्यूब पे चलता है मेनली, लेकिन सबसे ज़्यादा लीड्स आती हैं पीपीसी से, मतलब उसमें गूगल एडवर्ड्स से और फेसबुक से आती हैं। ऐसे ही एसईओ, हाँ नहीं, माइक्रो वेबसाइट नहीं, वेबसाइट एक ही है, लैंडिंग पेज अलग अलग हैं। और लैंडिंग पेज पे जब कोई जाता है तो वो डायरेक्ट हो जाता है वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे। इवन फेसबुक में भी पहले लोग डायरेक्ट वहीं फॉर्म भराते थे, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं उसको लैंडिंग पेज पे, वहाँ से भी, और उसके बाद फॉर्म भरवाते हैं। वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वहाँ भी स्ट्रेटजी लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए बहुत सारी डिस्क्वालीफाइड, बस 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 12:30 बज गए। ओके, सो एक सर सेकेंड, एक लास्ट सवाल पूछना। हाँ सर बेसिकली जैसे आपके पास जो आपका मतलब गोल्ड माइन है, आपका डेटा बैंक है, तो आपको भी डेटा बैंक कहीं ना कहीं चोरी होने का डर होता होगा, जो मेरा भी एक डर है, उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें क्या है, डाटा साइंस, मैंने सर को बताया था पहले भी, हम लोगों ने एक डाटा साइंस नया डिपार्टमेंट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसीलिए। तो उसमें डाटा स्टोरेज है, डाटा साइबर सिक्योरिटी है, डाटा सेग्रीगेशन, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे डीएलपी का नाम सुना आप लोगों ने ठीक है, वो लगाना। इसके अलावा आईएसओ की गाइडलाइंस आती हैं डाटा पे, वो इम्प्लीमेंट करना, आपके डिपार्टमेंट किसको एक्सेस हो सकता है, किसको नहीं हो सकता है, तो पूरा आपको डाटा साइंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो बना के तभी कर सकते हो इसमें यस, मैं योर लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब आपकी सारी बातें सुन के तो डर गए हम लोग, लेकिन एक बात मुझे जो सबसे बेस्ट लगी आपकी, वो आपने बताया कि कोई हर चीज़ के लिए अगर जो अभी हम डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं कर सकते तो हम किसी को एज ए कंसल्टेंट हायर करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कुछ और जुगाड़ आप बता सके? हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, नहीं, टॉप 10। किसी स्पेसिफिक उसमें पूछो तब बताऊंगा ना, ऐसे कि आप कहाँ चैलेंज, आपका चैलेंज। तो सर आपका नंबर ले ही लेंगे अब। हाँ, अब तो आपका नंबर ले ही लेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। नहीं, आपका चैलेंज बताओ, वहाँ बताता हूँ मैं कोई चैलेंज हो। तो ब्रेक में बात कर लेना। यस, ओके, ग्रेट, सो ऑसम, रियली नाइस। सो डॉक्टर साहब तो डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दिस, रियली नाइस, रियली अमेजिंग। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वही पूछ रहे थे कि भाई डॉक्टर हो ना, डॉक्टर एनसाइक्लोपीडिया है, डॉक्टर एनसाइक्लोपीडिया। सब कुछ सर से सीखा है मैंने। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ नॉट ओनली दैट, सब चीज टिप्स में है, मतलब सब चीजें। फिर बता रहा हूँ, ये इसको एक सेकेंड। तो टिप्स पे रहने से कोई सक्सेस नहीं मिलती है। नॉलेज बढ़ गई, आपको डोमेन नॉलेज जो है कि तालियां लोग बजाएंगे, स्टैंडिंग ओवेशन दे देंगे, बट जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे तब तक कोई भाव, और रिजल्ट्स कब आएंगे उसके लिए टूल्स चाहिए, टीम चाहिए और एग्जीक्यूशन चाहिए, और ट्रैक करना पड़ेगा उसको। वेरी नाइस, थैंक यू जी, थैंक यू, रियली नाइस। सो डॉक्टर साहब इज गोइंग टू बी विद अस। आप आराम से बैठ जाओ टेबल लगा के।
इनके लिए भी एक टेबल लगा दो. So he's going to be here with us. So if you want, you can catch him in the break for some time. And otherwise, you can go and meet up and catch up with him in Felix in Noida as well. So that will be nice.